U134 हिंदी। अध्याय 1331, अध्याय 753 जंगल _2। दानव पर्वत को परिष्कृत करने में उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता महुआ की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। बाकी सब कुछ गौण था। अब जब महुआ सुरक्षित था तो उसके पास अंततः उस राक्षस साधक की जांच करने के लिए कुछ समय था। जंगल के बीच में हल्की धुंध छाई हुई थी तथा ऊंचे ऊंचे वृक्ष आदिम वीरानी का एहसास करा रहे थे। जुन जियू जंगल में चक्कर लगाता रहा, अपनी दिव्य इंद्रिय का विस्तार किया और कई बार देखा, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। उसने गहरी भौहें चढ़ाईं। एक स्वर्णिम कोर अंतिम चरण साधक के रूप में, जो एक फाउंडेशन स्थापना अंतिम चरण दैत्य साधक का पीछा कर रहा है, ये शिकार उसकी पकड़ से कैसे फिसल सकता है। ये सच है कि इन वर्षों में वह कुछ हद तक सहज हो गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वह इतने अयोग्य हो गए हों। नहीं, यह उसकी वजह से नहीं था। जुन जियो थोड़ा नाराज होकर अपनी दाईं ओर मुड़ा और बोला, तुम भी रास्ता भूल गए, है ना? उसके दाहिनी ओर रोशनी और परछाइयां बदल गईं। अशिन वॉइड ताववादी चोगा पहने एक आदमी सामने आया, उसके चेहरे पर थोड़ी अजीब सी अभिव्यक्ति थी। फिर भी उसने जवाब दिया, मैं जियावा पर नजर रख रहा था, मैंने किसी और चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या? चोंगक्सु संप्रदाय के बुजुर्ग ने झुन जियो को देखा और शांत होने का नाटक किया। क्या तुम रास्ता भूल गए? जुन जियो उसका मनोरंजन करने के मूड में नहीं थी। दोनों ने अपनी दिव्य इंद्रियों का विस्तार किया और एक बार फिर जंगल की खोजबीन की। फिर दोनों ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ये सचमुच चला गया है। चोंगक्सु संप्रदाय के बुजुर्ग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उनकी उलझन प्रकट हुई। वह राक्षस साधक दो स्वर्ण कोर साधकों की दिव्य इंद्रियों से बचने के लिए किस प्रकार की विधि का उपयोग कर सकता है? छिपाव तकनीक, आध्यात्मिक कलाकृति छिपाना। जुन जियो ने अपना सिर हिलाया। साधना जगत विशाल था, असंख्य साधना तकनीकों, ताओवादी कौशलों और आध्यात्मिक कलाकृतियों से भरा हुआ। किसी भी चीज का निश्चित रूप से निर्धारण करना कठिन था। तर्क के अनुसार साधना क्षेत्रों और दिव्य इंद्रिय शक्ति में भारी असमानता को देखते हुए, भले ही छिपाव विधियां या सांस छिपाने की तकनीकें हों, उन्हें अपनी धारणा से बचने में सक्षम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक और भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न था। जुन जियो ने भौहें चढ़ाकर पूछा, परिष्करण दानव पर्वत में एक राक्षस साधक क्यों प्रकट होगा? चोंगक्सु संप्रदाय के बुजुर्ग की निगाहें तीव्र हो गईं। आसपास की संरचनाएं पहाड़ को सील कर देती हैं और पहाड़ के द्वार के पास एक संरचना है जो राक्षसी क्यूई का पता लगाती है। पहाड़ में प्रवेश करने वाले प्रत्येक संप्रदाय के अनुयायी को एक प्रतिकारक दुष्ट स्कैन से गुजरना पड़ता है। इस बीच हम बुजुर्ग नियमित रूप से पहाड़ पर गश्त करते हैं। पहाड़ के भीतर केवल संप्रदाय के अनुयायी और हम गोल्डन कोर के बुजुर्ग ही गश्त लगा सकते हैं। कोई अन्य साधक मौजूद नहीं होना चाहिए। वहां राक्षस साधक क्यों होगा? ये पहाड़ में कैसे घुसा? यहाँ कैसे छिपा है? और इसके इरादे क्या हो सकते हैं? उनके भाव गंभीर हो गए। क्या हमें पूरे पहाड़ पर खोज करनी चाहिए? नहीं, इस तरह की व्यापक गतिविधि से केवल दहशत फैलेगी, अनावश्यक परेशानी होगी और शायद परिणाम भी नहीं निकलेंगे। आखिरकार ये राक्षस साधक दो गोल्डन कोर साधकों की नाक के नीचे से गायब हो गया। क्या हमें यहाँ थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए? जुन जियो ने अपना सिर हिलाया, हमारे पास इतना समय नहीं है। उनका सबसे बड़ा कर्तव्य महुआ और लिंग हक्सियाओ की रक्षा करना था। दोनों ने आह भरी। चोंगशु संप्रदाय के बुजुर्ग ने आगे के जंगल पर एक बार फिर नजर डाली। जितना ज्यादा वह देखता, उतना ही ज्यादा उलझन में पड़ता। वह धीरे से बुदबुदाया, किस प्रकार की विधि हमारी दिव्य इंद्रियों को अस्पष्ट कर सकती है? जुन जियो भी जंगल को घूर रहा था और उसकी भौहें अज्ञानता से भर गई थीं। थोड़ी देर बाद जुन जियो की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई, उसकी निगाहें गहरी हो गईं। जुवान जियान, तुम काफी समय से रिफाइनिंग डेमन माउंटेन पर तैनात हो। क्या तुमने पहले कभी इस जंगल को देखा है? चोंगक्सु संप्रदाय के बुजुर्ग ठिठक गए और एक बार फिर अपने सामने के जंगल का निरीक्षण करने लगे तथा उनकी भौहें धीरे धीरे सिकुड़ने लगीं। ये तो अपरिचित लगता है। रिफाइनिंग डेमन पर्वत विशाल था, जिसमें अनेक जंगल थे, लेकिन एक प्राचीन के रूप में जो वर्षों से वहां तैनात था, वह अधिकांश स्थानों से परिचित था। उसके सामने का जंगल साधारण सा लग रहा था, बस एक और जंगल का विस्तार जो दूसरों से अलग नहीं था। ज्यादा से ज्यादा एक क्षितिज तक फैला हुआ था, जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था, लेकिन तुलनात्मक रूप से इसकी आभा अजीब तरह से अपरिचित थी। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि यह राक्षस साधक की छिपने की कला नहीं है, बल्कि
इस जंगल में कुछ अजीब बात है, चोंगसू संप्रदाय के बुजुर्ग ने पूछा। जुनजियो ने धीरे से सिर हिलाया। चोंगसू संप्रदाय के बुजुर्ग ने अपनी दिव्य भावना को बढ़ाया और उसे चारों ओर फैला दिया। यद्यपि वे शक्तिशाली दिव्य इंद्रियों वाले स्वर्ण मूल साधक थे, फिर भी उनमें कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया था। उनमें तीक्ष्ण बोध का अभाव था तथा संरचनाओं या व्यूह रचना तकनीकों में उनकी कोई विशेषज्ञता नहीं थी। दिव्य ज्ञान की लहर ने खाली जंगल के अलावा कुछ भी प्रकट नहीं किया। चोंगक्सू संप्रदाय के बुजुर्ग ने पूछा, इसमें अजीब क्या है? जुनजियो ने अपना सिर हिलाया। उसे अभी तक इसका पता नहीं चला था। जुनजियो ने गहरी सोच में डूबकर भौहें चढ़ाईं और अचानक उसे महुआ की याद आ गई। उसे याद आया कि इससे पहले महुआ काफी देर से इस जंगल को देख रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे चमक रही थीं, मानो उसने कुछ खोज लिया हो। बाद में वह जंगल की ओर एक कदम बढ़ा, थोड़ी देर रुका, फिर बिना अंदर गए ही चला गया। फिर भी जाने से पहले वह उस अनोखे घने जंगल पर एक आखिरी नजर डालने के लिए पीछे मुड़ा, एक नजर जो अर्थ से भरी हुई थी। जुनजियो ने इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। उसे इस पर विश्वास करना कठिन लगा। क्या वह बच्चा महुआ कुछ समझ पाया होगा? ये कैसे संभव हो सकता है? यदि दो स्वर्णकोर साधक भी कुछ भी नहीं देख पाए, तो एक फाउंडेशन स्थापना साधक इसे कैसे देख सकता था? जुनजियो ने भौहें चढ़ा दी। लेकिन अगर यह सच था, अगर उस बच्चे महुआ ने सचमुच कुछ उजागर किया होता, इसका मतलब ये था कि इस जंगल का अजीब रहस्य किसी ऐसी चीज से जुड़ा था जिसमें महुआ अत्यधिक कुशल था, कुछ ऐसा जिसमें खुद जुनजियो कम कुशल था। इसका मतलब था संरचनाएं। क्या ये घना जंगल किसी संरचना से घिरा हुआ था, जो इसे दो स्वर्णकोर साधकों की दिव्य भावना को सूक्ष्म रूप से अवरुद्ध करने और राक्षस साधक के लिए छिपने के स्थान के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता था? ये किस प्रकार का गठन हो सकता है? जुनजियो ने आगे देखा। उसे किसी पंक्ति या पैटर्न का कोई निशान नहीं दिखा। जंगल बिल्कुल साधारण सा लग रहा था। उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। ये किस प्रकार की संरचना हो सकती है? और महुआ, जो कि मात्र फाउंडेशन स्थापना साधक है, ने इसे कैसे देखा होगा? आखिरकार वह गोल्डन कोर था। वह 200 से अधिक वर्षों तक जीवित रहा, फिर भी किसी तरह वह इसे पहचान नहीं सका, जबकि यह किशोर, जो 20 वर्ष का भी नहीं था, ये नोटिस करने में कामयाब रहा। जुनजियो ने गहरी आह भरी। प्रतिभाशाली लोग परेशान करने वाले थे, विशेष रूप से संरचनाओं में कुशल प्रतिभाशाली लोग। सरनी तकनीकें बहुत अस्पष्ट थीं, उनकी गहराई अथाह थी। कुछ फॉर्मेशन जीनियस, आप ये भी नहीं जानते कि उनकी ताकत कहाँ है। आपके और उनके बीच के अंतर की सीमा को समझना तो दूर की बात है। उसके बगल में चोंगक्सू संप्रदाय के बुजुर्ग ने जुनजियो के बदलते चेहरे को देखा और बार बार आहें भरी। उन्होंने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या तुम्हें कुछ मालूम है? जुनजियो जैसे ही होश में आया, उसकी आंखें जम गईं। उसने एक पल सोचा। उसे लगा कि ये सिर्फ उसके अनुमान थे और उसने तय किया कि बेहतर होगा कि जल्दी से कुछ न कहा जाए। नहीं, बस इस बात पर दुख है कि हम बुजुर्गों ने लापरवाही बरती, जिससे एक राक्षस साधक को घुसपैठ करने का मौका मिल गया। जुनजियो ने आह भरी। ये सुनकर चोंगक्सू संप्रदाय के बुजुर्ग ने सहमति में सिर हिलाया। जुनजियो ने आगे कहा, इस मामले में कुछ संदिग्ध है। पहले संप्रदाय को रिपोर्ट करते हैं और बाद में समाधान पर चर्चा करते हैं। फिलहाल किसी भी लीक से बचने के लिए इसे सार्वजनिक नहीं करते। यह उचित लगता है। चोंगक्सू संप्रदाय के बुजुर्ग ने सहमति में सिर हिलाया। अपनी चर्चा समाप्त करने के बाद वे जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जाने से ठीक पहले चोंगक्सू संप्रदाय के बुजुर्ग को अचानक कुछ याद आया। उनके स्वर में बेचैनी थी और उन्होंने पूछा, वैसे तलवार नियंत्रण के साथ क्या मामला है? जुनजियो ने अनभिज्ञता प्रकट की। क्या तलवार नियंत्रण? चोंगक्सू संप्रदाय के बुजुर्ग ने झट से कहा, मुझसे मूर्खता मत करो। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह बच्चा सैकड़ों झांक दूर खड़ा था। तलवार क्यों इकट्ठा किए बिना अपनी दिव्य इंद्रिय के एक झटके से एक आत्मिक तलवार निकली, जो सुनहरी रोशनी से जगमगा रही थी। तलवार क्यों के साथ फट गई, उस राक्षस साधक की राक्षसी भुजा को चीरती हुई उसके आधे शरीर को खून से रंग गई। महुआ नाम का वह बच्चा अभी फाउंडेशन स्थापना मध्य चरण में ही था। ऐसे क्षेत्र में ऐसी भयंकर तकनीक से, इतनी दूर से, इतनी अविश्वसनीय गति से और इतनी जबरदस्त शक्ति से तलवार को नियंत्रित करना। अब ये याद करते हुए चोंगक्सू संप्रदाय के बुजुर्ग को अभी भी यह डरावना लगता है। जुनजियो ने आश्चर्य का भाव धारण किया और अपना सिर हिलाते हुए कहा, असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने जरूर गलत देखा होगा।
चोंगसू संप्रदाय के बुजुर्ग ने अविश्वास से कहा, मैं इसे गलत कैसे देख सकता था? तुमने इसे बिल्कुल गलत समझा, जुन जियू ने गंभीरता से कहा। यह तलवार नियंत्रण नहीं था, ये तो बस एक तरह का छिपा हुआ हथियार था जिस पर आकृतियां खुदी हुई थीं। इसकी शक्ति वास्तव में बहुत साधारण थी। बस बात यह थी कि राक्षस साधक पहले से ही गंभीर रूप से घायल था और प्रतिरोध करने में असमर्थ था, इसलिए वह इतनी बुरी तरह से उड़ गया। चोंगक्सू संप्रदाय के बुजुर्ग को संदेह हुआ, छिपे हुए हथियार पर उत्कीर्ण संरचनाएं। तुम बकवास कर रहे हो, जून जियो ने जवाब दिया। अच्छा, क्या आपने कभी फाउंडेशन स्थापना मध्य चरण में एक तलवार साधक को 160 झांग पर तलवार को नियंत्रित करते हुए देखा है, और वह भी इतनी अपार शक्ति के साथ? चोंगसू संप्रदाय के बुजुर्ग ने हिचकिचाते हुए कहा, ये नहीं, मैंने नहीं। ऐसी बात सचमुच उसकी समझ से परे थी। इसके अलावा तलवार नियंत्रण, जुन जियू ने आगे कहा, यहाँ तक कि आपके चोंगसू संप्रदाय के तलवार हृदय स्पष्टता के प्रतिभाशाली शिष्य ने भी अभी तक तलवार नियंत्रण में महारत हासिल नहीं की है। जहाँ तक मोह हुआ की बात है, जो तलवार साधक भी नहीं है, वह इतना दुर्जय तलवार नियंत्रण कैसे कर सकता है? ये सच है। चोंगक्सू संप्रदाय के बुजुर्ग सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। यदि हम तलवार दाव प्रतिभा के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्हें यकीन था कि लिंग हक्सियाओ निस्संदेह चोंगक्सू संप्रदाय में सबसे बेहतरीन प्रतिभाओं में से एक था, और यहाँ तक कि पूरे कियानलनिंग स्टेट बाउंड्री के भीतर भी। यदि मो हुआ ने वास्तव में तलवार नियंत्रण में महारत हासिल कर ली है, और वह भी इतनी शक्तिशाली सीमा तक, तो क्या यह उसे चोंगक्सू संप्रदाय के तलवार दाव प्रतिभा से भी अधिक प्रतिभाशाली नहीं बना देगा? ये बिल्कुल असंभव था। चोंगक्सू संप्रदाय के बुजुर्ग ने धीरे धीरे इस स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया। वह बहुत दूर खड़ा था और उसे सारी बारीकियां साफ साफ दिखाई नहीं दे रही थीं। उसे बस महसूस हुआ कि मो हुआ ने तलवार को नियंत्रित किया है, उसे राक्षस साधक पर वार करने के लिए काफी दूर तक भेजा है। तलवार क्यों फूट पड़ी है, जिससे खूनी धुंध का एक बादल बन गया है। लेकिन अब पीछे मुड़कर सोचने पर तलवार नियंत्रण अविश्वसनीय लगता है। यह मानना अधिक तर्कसंगत था कि उन्होंने किसी प्रकार की आध्यात्मिक कलाकृति का प्रयोग किया था, जो विशेष संरचनाओं से युक्त एक छिपे हुए हथियार के समान थी। चोंगक्सू संप्रदाय के बुजुर्ग ने थोड़ा सिर हिलाया। ये देखकर जून जियो ने चुपचाप राहत की सांस ली। अंततः मामला शांत हो गया। मो हुआ लगातार आकर्षक स्टंट करता रहता है, और अब मुझे अनावश्यक ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए उसके लिए कहानियां गढ़नी पड़ती हैं और बहाने गढ़ने पड़ते हैं। सौभाग्य से ये बच्चा जो काम करता है वह तेजी से अजीबोगरीब होता जा रहा है। इसे जोर से कहने पर संभवतः अन्य लोग भी इस पर विश्वास नहीं करेंगे। इसके बजाय मेरे बहाने कहीं अधिक उचित लगते हैं। जुन जियो ने अंदर ही अंदर आह भरी। मुझे न केवल उसकी रक्षा करनी है, बल्कि उसे बचाने के लिए झूठ भी गढ़ना है। क्या यह मेरे लिए आसान है? किसी दिन मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि यह बच्चा मुझे पे पिलाए। अल्पविराम। दूसरी ओर मो हुआ ने लिंग हक्सियाओ और अन्य लोगों के साथ फिर से समूह बनाया। भाग गया, ढूंढ नहीं पाया, मो हुआ ने आह भरी। वहां उपस्थित लोगों को बहुत पछतावा हुआ। यदि वे थोड़ा तेज होते तो उस राक्षस साधक को मार सकते थे। चलो वापस चलते हैं। पहले चेंग मो की चोटों की जांच करेंगे। उस राक्षस कल्टीवेटर की बात करें तो चूंकि वह पहाड़ों में है, इसलिए वह हमेशा के लिए बच नहीं पाएगा। मेरे ताइक्सू संप्रदाय के कनिष्ठ भाई को निशाना बनाने की हिम्मत। देर सवेर मैं उसकी जिंदा खाल उधेड़ दूंगा। मो हुआ ने चुपचाप कसम खाए। समूह ने अपनी वापसी यात्रा शुरू की, हालांकि रास्ते में लिंग हक्सियाओ व्यस्त दिखाई दिया। समूह के पीछे चलते हुए उसने कई बार मो हुआ की ओर देखा, और अंततः पूछने से खुद को रोक नहीं सका, आप तलवार नियंत्रण जानते हैं? मो हुआ थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने सिर हिलाते हुए कहा, बस थोड़ा सा। यह पारंपरिक तलवार नियंत्रण नहीं है, यह मुख्य रूप से तलवार की बनावट पर निर्भर करता है। लिंग हक्सियाओ ने एक संक्षिप्त हम के साथ जवाब दिया और इससे अधिक कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसने मो हुआ को एक तेजी से अथाह विशेषज्ञ के रूप में माना। किसी दिन मैं उसके साथ मुकाबला करूंगा, लिंग हक्सियाओ ने अपने दिल में निश्चय किया। ताइक्सू संप्रदाय के पर्वत की तलहटी पर पहुंचकर समूह अलग हो गया। लिंग हक्सियाओ चोंगक्सू संप्रदाय में लौट आए। मो हुआ और उनका समूह ताइक्सू संप्रदाय में लौट आया। पहाड़ी द्वार पर सीटू जियान ने पूछा, कनिष्ठ भाई, क्या हमें संप्रदाय के बुजुर्गों को राक्षस साधक के बारे में सूचित करना चाहिए? मो हुआ ने एक पल सोचा और सोचा कि मामला संदिग्ध है।
हालांकि बाहरी लोगों को बताना जरूरी नहीं है, लेकिन संप्रदाय के बुजुर्गों को जरूर बताना चाहिए। हाँ, मोहुआ ने सिर हिलाया। इसके बाद उन्होंने एल्डर सॉन्ग से संपर्क किया, जो उपस्थिति सहित शिष्य संबंधी विभिन्न मामलों की देखरेख करते थे, और उन्होंने रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन पर मॉन्स्टर कल्टीवेटर से मुलाकात के बारे में बताया। राक्षस साधक। ये सुनकर एल्डर सॉन्ग की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। ठीक है, मैं रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन पर ड्यूटी पर मौजूद संप्रदाय के बुजुर्गों को सूचित कर दूंगा ताकि वे सतर्क रहें और शिष्यों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन पर ड्यूटी पर मौजूद बुजुर्ग क्या वे एल्डर जून जियो हैं? मोहुआ ने पूछा। एल्डर सॉन को कुछ आश्चर्य हुआ। तुम उसे जानते हो? मोहुआ ने सिर हिलाया। हम एक बार थोड़े समय के लिए मिले थे। मैंने उसका नाम सुना है, पर उसे ठीक से नहीं जानता। एल्डर सॉन्ग ने सिर हिलाया। ये सही है। अगर कुछ हुआ तो एल्डर जून आपसे संपर्क करेंगे। मोहुआ ने सिर हिलाया। ठीक है। संप्रदाय को घटना की सूचना देने के बाद मोहुआ को राहत महसूस हुई और वह चेंगमो की जांच करने के लिए चला गया। चेंगमो की चोटों में काफी सुधार हुआ था। हमने तुम्हारा बदला ले लिया है। हमने उस राक्षस का एक हाथ काट दिया है। मोहुआ ने चेंगमो को कटा हुआ हाथ भी दिखाया, हालांकि उसने तुरंत उसे वापस रख दिया। चेंगमो पीला और कमजोर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, धन्यवाद जूनियर भाई। चेंगमो के हताश व्यवहार को देखकर मोहुआ ने कहा, वह राक्षस कल्टीवेटर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। हम पांचों के साथ मिलकर भी हम उसके भागने से पहले केवल उसका एक हाथ ही काट पाए। अच्छी तरह आराम करो और स्वस्थ हो जाओ। जब तुम तैयार हो जाओ तो हम सब मिलकर हिसाब बराबर करेंगे, उस घिनौने जानवर को काट डालेंगे और उसकी खाल उतार देंगे। ये सुनकर चेंगमो की आंखें चमक उठीं। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है। हुआ ने चेंगमो से कुछ और बातें की, उसे स्वास्थ्य लाभ पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया और फिर शिष्य के निवास पर लौट आया। वहां उसने चुपके से राक्षस साधक के कटे हुए हाथ का एक छोटा सा हिस्सा निकाल लिया। इस भुजा पर अभी भी राक्षस क्यूई के निशान थे, जिसे संप्रदाय के नियमों के अनुसार संप्रदाय में लाना सख्त मना था। हालांकि मोहुआ ने एल्डर सॉन्ग को घटनाओं का पूरा क्रम समझा दिया था, जिससे प्रभावी रूप से उनकी स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। हालांकि एल्डर सॉन्ग को यह पता नहीं था कि मोहुआ के पास इस हाथ का क्या उपयोग था, लेकिन आखिरकार ये राक्षस साधक पर उनकी जीत की ट्रॉफी थी। जब मोहुआ ने दावा किया कि यह उपयोगी होगा, तो एल्डर सॉन्ग ने थोड़ी देर के लिए हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन अंततः उन्होंने इसे मोहुआ को वापस कर दिया। कटे हुए हाथ पर अभी भी राक्षस क्यूई का हल्का सा निशान बचा हुआ था, हालांकि यह न्यूनतम था और मोहुआ के पास होने पर भी कोई खतरा नहीं था। इसके अलावा मोहुआ एल्डर मास्टर जून द्वारा अत्यधिक सम्मानित शिष्य था। एल्डर मास्टर जून के अपने समर्थक के रूप में मोहुआ के अनुरोधों को, जब तक कि वे अत्यधिक अपमानजनक न हो, आमतौर पर थोड़े विरोध के साथ सहन कर लिया जाता था। मोहुआ ने एल्डर सॉन्ग के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। शिष्य निवास में वापस आकर उसने तुरंत अपना शोध कार्य शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने आध्यात्मिक औषधि का एक कटोरा तैयार किया और उसमें हाथ को भिगोकर उसमें से खून के धब्बे साफ कर दिए। साथ ही सोने को काटने वाली तलवार संरचना के विस्फोट के बाद पीछे छूटे ब्लेड के टुकड़े और सोने की श्रृंखला की तलवार क्यूई को भी साफ कर दिया। यह आध्यात्मिक औषधि ऐसी थी जिसे बनाने के लिए उन्होंने विशेष रूप से एक जूनियर भाई से कहा था जो कीमिया में कुशल था। इसे अच्छी तरह से धोने के बाद हाथ पर का लाल रंग फीका पड़ गया तथा उसके नीचे का असली मांस जैसा रंग दिखाई देने लगा। इसकी त्वचा पर संरचना पैटर्न की एक श्रृंखला उभरने लगी। इन प्रतिमाओं में एक प्राचीन और आदिम आभा थी, जिसमें कुछ भयावहता की झलक भी थी। अपनी प्राचीनता के बावजूद फॉर्मेशन पिवट एक जंगल जैसी बर्बरता से ओतप्रोत लग रहा था। वे 4 प्रतीक गठन पैटर्न थे, और करीब से निरीक्षण करने पर यह स्पष्ट हो गया कि ये 4 प्रतीक संरचना पैटर्न चित्रात्मक लिपियों से मिलते जुलते थे, जो विभिन्न जानवरों के रूपों की नकल करते थे। चौड़े स्ट्रोक किसी राक्षस की पीठ की याद दिलाते थे, जबकि तीखे किनारे पंजे और नुकीले दांतों की याद दिलाते थे, जिससे भेड़िया पैटर्न जैसी आकृतियां बनती थीं। वे 4 प्रतीकों वाले भेड़िया पैटर्न संरचना का गठन करते हुए दिखाई दिए। मोहुआ ने अपना ध्यान केंद्रित किया, पैटर्न की जांच की। उसकी निगाहें विचारशील और चिंतनशील थीं। ये 4 प्रतीक निर्माण पैटर्न के साथ उनकी पहली मुठभेड़ नहीं थी। इससे पहले उन्होंने बाल्ड ईगल के गंजे सिर पर इसी तरह के पैटर्न देखे थे। इसके अलावा एल्डर मास्टर जून ने उन्हें 4 प्रतीक निर्माण पैटर्न की मूल बातें भी सिखाई थीं। लेकिन ये दोनों बहुत अलग थे।
एल्डर मास्टर जून द्वारा सिखाए गए पैटर्न ईमानदार और राजसी थे, वास्तविक जानवर पैटर्न। इसके विपरीत बाल्ड ईगल के सिर पर तथा इस राक्षस साधक के कटे हुए हाथ पर बने पैटर्न स्पष्ट रूप से एक अलग वंश से संबंधित थे। उनकी संरचना विचित्र थी, उनका रूप राक्षसी था और वे अधिक निकटता से राक्षस पैटर्न से मिलते जुलते थे। चार प्रतीक संरचनाओं के क्षेत्र में पशु पैटर्न और राक्षस पैटर्न स्पष्ट रूप से एक समान मूल साझा करते हैं। फिर भी इस बारे में कि मूल रूप से मूल क्या था और इनमें से किसे जानवर पैटर्न या राक्षस पैटर्न प्रामाणिक माना जा सकता है, मोहुआ निश्चित रूप से नहीं कह सका। आखिरकार चार प्रतीकों के निर्माण के बारे में उनका ज्ञान सीमित था, जो केवल एल्डर मास्टर शुन की शिक्षाओं से प्राप्त जानकारी के टुकड़ों पर आधारित था। चार प्रतीकों का समूह एक पैतृक समूह था, जो 9 राज्य के दक्षिण में वन्यभूमि में रहने वाले सैवेज कबीले के साधकों के बीच पीढ़ियों से चला आ रहा था। वन्यभूमि। मोहुआ के विचार जागृत हुए जब उसने अपने मन में उन सब बातों की समीक्षा की जो उसने कियानिक्स्यू राज्य की सीमा में प्रवेश करने के बाद देखी और सुनी थी। इससे पहले गणनाओं और संरचना पैटर्न की तुलना के माध्यम से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि चार प्रतीकों वाला राक्षस पैटर्न संरचना संभवतः मिस्टर टू के काम से उत्पन्न हुई है, और सींग वाले दुष्ट देवता जिनकी श्री तू पूजा करते थे, जिन्हें महान जंगल का स्वामी के रूप में जाना जाता था, स्पष्टतः वन्यभूमि के 3000 बर्बर पर्वतों को संदर्भित करते थे। चार प्रतीकों का गठन वाइल्डलैंड के सैवेज जनजाति के किसानों से उत्पन्न हुआ। सींग वाला दुष्ट देवता इस महान जंगल का दुष्ट देवता था। यदि ऐसा था तो क्या चार प्रतीकों का निर्माण स्वयं दुष्ट ईश्वर की अपनी मातृभूमि से एक विरासत था? क्या चार प्रतीक स्वरूप धारण करने वाले ये राक्षस साधक भी महान निर्जन दुष्ट देवता के अनुचर मात्र थे? यदि ऐसा है तो ये राक्षस साधक रिफाइनिंग डेमन माउंटेन में छिपकर क्या कर रहे हैं? मोहुआ के दिल में कुछ संदेह पैदा हो गया, लेकिन चाहे उसने कितना भी सोचा, वह रहस्य के मूल को समझ नहीं पाया। एक बार फिर उसने परिष्कृत दानव पर्वत पर जो कुछ देखा और अनुभव किया था, उसकी हर बारीकी पर गौर किया। तभी अचानक एक विचार उसके मन में बिजली की तरह कौंधा। राक्षस जानवर। अब तक रिफाइनिंग डेमन माउंटेन पर जिन राक्षस जानवरों से उसका सामना हुआ था, वे हालांकि दुर्लभ प्रजातियां थीं, जिनमें से कई को उसने पहली बार देखा था, लेकिन हमेशा उनमें एक अजीब तरह की जान पहचान का भाव था। सुअर के सिर वाला दानव, जिसे सेवक गोल्ड संप्रदाय ने पहली ही भिड़ंत में छीन लिया। रक्त आकर्षक लोमड़ी, जिसके लिए राक्षस साधकों ने लड़ाई लड़ी थी। और कई अन्य साधारण भेड़िया राक्षस, सांप राक्षस और बैल या घोड़े राक्षस जानवर। ये सभी उन राक्षसों से हल्की सी समानता रखते थे जिन्हें उसने दुष्ट भगवान की सेनाओं का विरोध करते हुए पराजित किया था, मार डाला था या यहाँ तक कि निगल लिया था। विशेष रूप से विशाल सुअर सिर वाला दानव, साथ में गुलाबी रंग की अर्ध मानव अर्ध लोमड़ी राक्षसी, जिसके पास मोहक शक्तियां हैं। ये दोनों ही उन प्रसादों में शामिल थे जिन्हें उसने पहले वेदी का उपयोग करके आदेश दिया था और खाया था। दानव राक्षस मानव और दानव का संकर रक्त परिष्कृत पिशाच। महान निर्जन दुष्ट देवता के आदेश के तहत राक्षसों को भयानक खून से लथपथ अंगों से इकट्ठा किया गया था, आधे मानव आधे राक्षस घृणित प्राणी। मनुष्यों के कटे हुए अंग उन कृषकों के थे जिनकी तस्करी की गई थी, जिनके कुलों का सफाया कर दिया गया था या जिनकी हत्या कर दी गई थी तथा जिनके अंग भंग कर दिए गए थे। और इन राक्षसों में राक्षस अंग सबसे अधिक संभावना से आए थे। दानव पर्वत को परिष्कृत करना। मोहुआ के दिल में ठंडक दौड़ गई। यदि यह सच है तो फिर रिफाइनिंग डेमन माउंटेन दुष्ट राक्षसों की सेना के लिए एक प्रजनन भूमि से कम नहीं था, जो दुष्ट भगवान की भव्य साजिश का हिस्सा था। और अभी यह समाप्त नहीं हुआ है। मोहुआ ने गहरी भौहें चढ़ाईं। यदि रक्त परिष्कृत राक्षसों के लिए कच्चा माल मुख्य रूप से शोधन राक्षस पर्वत के राक्षस जानवरों से आता है, तो दुष्ट देवता के मोहरे बनने वाले राक्षस साधकों की संख्या बहुत अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा केवल राक्षस साधकों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं था। अधिक से अधिक राक्षस साधक राक्षस जानवरों का शिकार कर सकते थे। इस पूरी प्रक्रिया में परिवहन, अंग विच्छेदन, रक्तानुष्ठान आदि में अन्य लोगों की सहायता की आवश्यकता होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए पूर्ण गोपनीयता की आवश्यकता थी। कोई भी इस ऑपरेशन का पर्दाफाश नहीं कर सका। मोहुआ ने फिर उस विशाल निर्जीव जंगल के बारे में सोचा जो एक दिव्य तावव्यूह में समा गया था। उसकी आच्छादित गहराइयों में उसकी दिव्य इंद्रियां किसी भी आभा को महसूस करने में विफल रही थीं, जिससे उसके सीने में भय की लहर दौड़ गई।
जंगल के उस साधारण से दिखने वाले हिस्से में शायद कुछ ऐसा छिपा हुआ था जो उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक भयानक था। राक्षस साधकों के अलावा दुष्ट भगवान की सहायता और कौन कर रहा है? केवल एक क्षण के चिंतन के बाद मुंह हुआ एक परिकल्पना पर पहुंचे। सेवा गोल्ड सैक्ट, मोटा सुअर के सिर वाला राक्षस मुझसे इसे छीनने के लिए सेवा गोल्ड संप्रदाय से लड़ रहा था। उस समय मैंने सोचा था कि सेवक गोल्ड सैक्ट बिल्कुल बेशर्म है, जैसा कि वे हमेशा से थे, दूसरों से चोरी करना पसंद करते थे। वास्तव में सेवक गोल्ड संप्रदाय बेशर्म है और दूसरों की चीजें हड़पना पसंद करता है। लेकिन अब करीब से विचार करने पर इसके पीछे और भी रहस्य छिपे हो सकते हैं। इसके अलावा बाद में सेवक गोल्ड संप्रदाय को झटका लगा और ताइक्सू गेट के साथ और अधिक परेशानी पैदा किए बिना उल्लेखनीय रूप से चुपचाप पीछे हट गया। ये निश्चित रूप से सेवक गोल्ड संप्रदाय का सामान्य व्यवहार नहीं है। अब पीछे मुड़कर देखने पर ऐसा लगता है कि उनका पीछे हटना किसी प्रकार की योजना को दफनाने के लिए था, जिससे उन्हें कुछ समय के लिए धीरज धरने और चुपचाप काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और वह रहस्य शायद यही है। सेवक गोल्ड संप्रदाय एक दुष्ट भगवान को राक्षस जानवरों का शिकार करने और राक्षसों को परिष्कृत करने में मदद कर रहा है। मुंह हुआ का दिल कांप उठा और तुरंत ही और भी अधिक भ्रम से भर गया। सेवक गोल्ड संप्रदाय को इतना साहस कहां से मिलता है? क्या वे ताओवादी न्यायालय की जवाबदेही, उनकी विरासत को छीन लेने, उनकी नींव को नष्ट कर देने, उनकी विरासत को सील कर देने और उनका नाम मिटा देने के बारे में चिंतित नहीं है? और सेवक गोल्ड संप्रदाय की इस सब में किस स्तर की भागीदारी है? क्या यह ऊपर से नीचे तक सर्वव्यापी है, या फिर यह केवल शिष्यों या पारिवारिक समूहों का एक छोटा सा समूह है जो गुप्त रूप से योजना बना रहा है? क्या सेवक गोल्ड संप्रदाय के संप्रदाय नेता को पता है एकांतवास में रह रहे पूर्वजों के बुजुर्गों का क्या होगा? इसके अलावा क्या वे सचमुच समझते हैं कि वे क्या कर रहे हैं? महान निर्जन दुष्ट देवता एक ऐसा देवता है जिसने ईश्वरीय मार्ग को त्याग दिया है। ये वास्तव में एक शक्तिशाली दुष्ट देवता है। यह अब केवल बाघ के साथ सौदेबाजी का मामला नहीं रह गया है। दुष्ट ईश्वर की नज़र में सभी चीजें केवल तुच्छ वस्तुएं हैं, मनुष्य को तो मानव भी नहीं माना जाता। क्या वे दुष्ट ईश्वर द्वारा छले जाने, उसकी कठपुतली या बलि का पात्र बनने तथा मुक्ति की कोई संभावना न होने के कारण अनंत यातना भोगने के लिए अभिशप्त होने से नहीं डरते? मुंह हुआ ने गहराई से सोचते हुए अपना सिर हिलाया। ये लोग सचमुच दुष्ट परमेश्वर के आतंक को नहीं जानते। यदि मैंने स्वयं दुष्ट देवताओं के कई अवशेषों और अवतारों का सेवन न किया होता तो मुझे भी पता नहीं चलता। साधारण साधकों के लिए, विशेषकर उनके लिए जो दिव्य विचारों की साधना नहीं करते, दुष्ट ईश्वर वास्तव में परम वर्जित है, अदृश्य, अज्ञात, अपराजय, एक भारी भय। ये बात मुंह हुआ को स्पष्ट रूप से समझ में आ गई। लेकिन दुष्ट देवताओं से संबंधित बातें दूसरों को समझाना कठिन है। इन सब में अपार ब्रह्मांडीय रहस्य छिपे हुए हैं। पहली चुनौती यह है कि यदि मैं इसके बारे में बोलूं तो भी अन्य लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। दूसरा यह है कि समस्या अक्सर बिगड़ी हुई जबान से शुरू होती है। जैसे ही इसका उल्लेख होता है, यदि गलत व्यक्ति को पता चल जाता है तो अनिवार्य रूप से मुझ पर भारी कर्म का बोझ पड़ेगा और सभी प्रकार की परेशानियां आएंगी। इसके अलावा दुष्ट ईश्वर से संबंधित मामलों में बहुत सारे रहस्य शामिल हैं। स्वर्गीय गुप्त गणनाएं, मुश्किल गणनाएं, भगवान पीला पर्वत, दिव्यता का अध्ययन, ताओ को साबित करने वाली दिव्य भावना, दिव्य विचार भक्षण इत्यादि। मेरे लिए ये सब स्पष्ट रूप से समझाना असंभव है, इसलिए जितने कम मुद्दों में शामिल होना पड़े उतना ही बेहतर है। इसके अलावा कियानशुए राज्य सीमा में इतने सारे शक्तिशाली साधकों के साथ मुझ जैसे छोटे साधक को हर चीज के बारे में अत्यधिक चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे सिर्फ अपने मामलों पर ध्यान देना चाहिए। मुंह हुआ ने थोड़ा सोचा कि उसे आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, दानव पर्वत को परिष्कृत करने का रहस्य जो दुष्ट देवता से संबंधित है, ऐसी चीज है जिसकी मुझे जांच करनी चाहिए। यदि मैं दुष्ट ईश्वर की योजनाओं को बाधित कर सकता हूं तो मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा। भले ही मैं दूसरों के सामने दुष्ट भगवान का उल्लेख न करूं, फिर भी मुझे सेवक गोल्ड संप्रदाय की संलिप्तता को उजागर करना होगा ताकि वे और अधिक नुकसान न पहुंचा सकें। और फिर वहां वेदी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या रिफाइनिंग डेमन माउंटेन के भीतर दुष्ट भगवान की वेदियां हैं। यदि ऐसा हुआ तो यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा दावत होगा जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। इसके बाद मुझे कुछ राक्षस साधकों को पकड़ना है और उनके शरीर पर उकेरी गई 4 प्रतीक संरचनाओं का अध्ययन करना है। अंत में दिव्य ताओ व्यू है।
दिव्य ताओ व्यूह में दिव्य विचार शक्ति के अनुप्रयोग सम्मिलित हैं तथा इसका दिव्य प्राणियों पर संयमात्मक प्रभाव पड़ता है। निकट भविष्य में हो सकता है कि मेरा सामना किसी दुष्ट ईश्वर या किसी अन्य शक्तिशाली दुष्ट आत्मा से हो, इसलिए दिव्य ताओ व्यूह सीखना अपरिहार्य है। फिर भी दुष्ट ईश्वर की योजनाएं गहरी और अथाह हैं, उन्हें समझना अभी भी कठिन है। राक्षस साधक बहुत शक्तिशाली होते हैं और उन्हें पकड़ना भी कठिन होता है। केवल दिव्य ताओ व्यूह, जो पहाड़ी जंगलों के भीतर स्थापित है, स्थिर और गतिहीन खड़ा है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह पहुंच के भीतर है। लेकिन जहां तक उस रहस्यमयी पहाड़ी जंगल का सवाल है, महुआ भी वहां प्रवेश करने से हिचकिचाता है। कोई नहीं जानता कि जंगल में कब क्या हो जाए। यदि मैं राक्षस साधकों या गोल्डन कोर दायरे के दुष्ट साधकों के समूह से टकरा जाऊं, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। एक अंगरक्षक ढूंढना सबसे अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा अंगरक्षक कहाँ मिल सकता है? महुआ ने गू चांगहुआई के बारे में सोचा, फिर तुरंत अपना सिर हिला दिया। अफसोस की बात है, अंकल गू एक संप्रदाय साधक नहीं है, इसलिए वे रिफाइनिंग डेमन पर्वत में प्रवेश नहीं कर सकते। यदि वह ऐसा करता तो मैं उसे एक विकल्प के रूप में लेकर रिफाइनिंग डेमन माउंटेन के पहाड़ी जंगल में सब्जियां तोड़ने की चिंता किए बिना जा सकता था। मुझे एक गोल्डन कोर साधक की आवश्यकता है, जो एक संप्रदाय साधक भी हो और रिफाइनिंग डेमन माउंटेन में प्रवेश करने में सक्षम हो। इन सभी आवश्यकताओं को मिलाकर किसी को भी ढूंढ पाना लगभग असंभव है। महुआ ने एक लंबी सांस छोड़ी, लेकिन बीच में ही आह भरते हुए वह अचानक ठिठक गया। महुआ की यादों से एक बार फिर एक छायाचित्र और एक परिचित आभा उभरी। महुआ ने भौहें चढ़ाईं। उन्हें याद आया कि रिफाइनिंग डेमन माउंटेन की अपनी पहली यात्रा के दौरान उन्हें ऐसा महसूस हुआ था कि कोई उन्हें देख रहा है। जब महुआ रिफाइनिंग डेमन माउंटेन में राक्षसों का शिकार कर रहा था, तब ये रहस्यमय अनुभूति अक्सर प्रकट हो जाती थी। ये भावना उस समय चरम पर थी जब महुआ ने सोंग जियान की तलवार क्यूई प्राप्त की और सेवा गोल्ड सैक्ट के गोल्ड कटिंग तलवार गठन की गणना की। शुरू में महुआ को लगा कि वह कल्पना कर रहा है, लेकिन बाद में एल्डर मास्टर जून के दरवाजे पर महुआ का सामना जुनजियो नाम के उस बुजुर्ग से हुआ। जुनजियो एल्डर मास्टर जून के उत्तराधिकारी हैं। जब उसने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर अपराध बोध की हल्की सी झलक साफ दिखाई दे रही थी। यद्यपि बातचीत में वह दूरी बनाए हुए था, लेकिन जब वह मेरी ओर देख रहा था तो उसकी निगाहों में एक अजीब सी पहचान थी। इससे भी अधिक, उनका आभामंडल मुझे हमेशा अजीब तरह से परिचित सा लगता था। अब सभी बिंदुओं को जोड़ते हुए महुआ ने चीजों को एक साथ जोड़ना शुरू कर दिया। यह अंगरक्षक, शायद मुझे इसकी तलाश करने की जरूरत ही नहीं है। महुआ की अभिव्यक्ति थोड़ी लड़खड़ा गई और वह धीरे से बुदबुदाया। शायद संभावना यह है कि मेरे पास पहले से ही एक अंगरक्षक है। अल्पविराम। घने जंगल के भीतर परिष्कृत दानव पर्वत, एक अंधकार में और प्रकाशहीन स्थान, दृश्यता से परे। राक्षस साधक, जिसका एक हाथ कटा हुआ था और आधा शरीर अपंग था, रेंगता हुआ और लड़खड़ाता हुआ एक पहाड़ी घाटी में पहुंचा। उसने एक सफेद हड्डी निकाली और उसे भूतिया हरे रंग की लौ से जला दिया। भयानक हरे रंग की चमक वाला राक्षस क्यों धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा था। राक्षस साधक वहीं खड़ा होकर प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही देर में भारी कदमों की आहट सुनाई देने लगी। काले कपड़े पहने एक लंबा चौड़ा आदमी बिना किसी पूर्व सूचना के धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। क्या हुआ? काले कपड़े पहने आदमी की आवाज गहरी थी, जिसमें कड़क ठंडक थी। मैं। राक्षस साधक की सांसें उखड़ी हुई थीं। मुझे एक रक्त आकर्षक लोमड़ी का शिकार करने का आदेश दिया गया था, लेकिन मुझे कई संप्रदाय के शिष्यों ने बीच रास्ते में ही रोक लिया। ब्लड चार्मिंग फॉक्स बेहद दुर्लभ है। मैंने इसे ढूंढने में पूरा 1 महीना लगा दिया। शुरू में मैंने कोई तमाशा खड़ा करने की योजना नहीं बनाई थी। मेरा इरादा सिर्फ मछुआरे के रूप में मुनाफा कमाने का था, जब वे आपस में लड़ रहे थे और उस राक्षस जानवर को छीनने के लिए झपट्टा मार रहे थे। लेकिन मैं। राक्षस साधक का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। मेरा राक्षस पैटर्न खराब हो गया, मेरी राक्षसी शक्ति उल्टी दिशा में चली गई और इसने मेरे चेतना सागर पर हमला कर दिया, जिससे मेरी दिव्य इंद्रियां भ्रमित और चक्कर में पड़ गईं। उसके बाद मुझे ठीक नहीं पता कि क्या हुआ। मुझे बस धुंधली सी याद है, ऐसा लगता है कि मैं उस राक्षस जानवर को चुराने में कामयाब हो गया, एक शिष्य को लगभग मार ही डाला था, और फिर उनके साथी संप्रदाय के सदस्य मेरे पीछे पड़ गए। काले कपड़े पहने आदमी ने भौहें चढ़ाईं। वे कौन से राज्य के थे? राक्षस साधक ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, नींव स्थापना मध्य चरण।
काले कपड़े पहने आदमी ने ठंडे स्वर में उपहास किया, तुम फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में हो, तुमने राक्षसी तकनीकों का अभ्यास किया है और राक्षसी पैटर्न उकेरे हैं, फिर भी तुम फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण के कुछ संप्रदाय के शिष्यों को संभाल नहीं सके। क्या तुम इससे ज्यादा बेकार हो सकते हो? राक्षस साधक घबरा गया, जल्दी से अपना बचाव करते हुए। यह मेरी गलती नहीं है, वे शिष्य बहुत अजीब थे। कौन सा संप्रदाय? वे संप्रदाय के ताओवादी वस्त्र नहीं पहने हुए थे और उनके तरीके हर जगह थे, तलवारबाजी, मंत्र, व्यूह रचनाएं, वे हर चीज का इस्तेमाल करते थे। मुझे इसका कोई मतलब नहीं समझ आया। काले कपड़े पहने आदमी की अधीरता बढ़ती जा रही थी, किसी से लड़ना और यह भी न जानना कि वह कहां से आया है। दरअसल इन राक्षसी तकनीकों का अभ्यास करने से मस्तिष्क सड़ने लगता है। उन्होंने किस प्रकार की तलवारबाजी और संरचना का उपयोग किया? राक्षस साधक ने कहा, एक अग्नि श्रृंखला तलवार तकनीक थी जो शक्ति में प्रभावशाली थी लेकिन बहुत अधिक कष्टकारी नहीं थी। उनके मंत्र जल श्रृंखला वाले थे, वे अविश्वसनीय रूप से परेशान करने वाले थे। उन्होंने जो संरचनाएं स्थापित की वे ताकत और संख्या की दृष्टि से अत्यधिक थीं, लेकिन मुझे संरचनाएं बिल्कुल समझ में नहीं आती और मैं उन्हें अलग नहीं बता सकता। इसके अलावा एक शिष्य तलवार साधक था जिसकी आंखें तलवार की तरह तेज थीं और जिसका आभामंडल अत्यधिक प्रखर था। वह चांद सी सफेद तलवार चलाता था और उसकी तलवार की भयानक रूप से प्रचंड थी, जो शायद ही किसी आधार स्थापना मध्य चरण साधक के पास हो। ये सुनकर काले कपड़े पहने आदमी की पुतलियां सिकुड़ गईं। एक चांद सफेद लंबी तलवार, भयंकर तलवार क्यूई, भागता हुआ शून्य संप्रदाय। उसके दिमाग में अशिंग वॉर्डसैक तलवार दाव प्रतिभा का नाम उभरा। काले कपड़े पहने आदमी की नजरें राक्षस साधक की ओर देखते ही धुंधली पड़ गईं। क्या इसी तलवार साधक ने तुम्हें घायल किया था? नहीं, ऐसा नहीं था। राक्षस साधक भय से कांप उठा, उसकी आंखें आतंक से भर गईं। मैं घायल हो गया था, टूटी हुई सोने की तलवार क्यूई से। ये शब्द सुनते ही काले कपड़े पहने आदमी ने तुरंत गुस्से से भौंककर कहा, आप क्या बकवास कर रहे हैं? उसकी निगाहें बर्फ सी जम गईं। टूटी हुई सोने की तलवार क्यूई से तुम कैसे घायल हो सकते हो? ये सच है। राक्षस साधक की आवाज कांप उठी। और यह कोई साधारण टूटी हुई सोने की तलवार क्यों नहीं थी, यह तलवार नियंत्रण था। यह एक आत्मा तलवार थी जिसे असली, बेहद शक्तिशाली सेवियर गोल्ड स्वॉर्ड कंट्रोल जीव नियंत्रित कर रहा था, जिसने कम से कम 160 झांक दूर से वार किया, मेरी बांह काट दी और मुझे लगभग मार ही डाला। राक्षस साधक क्रोधित भी था और बहुत भयभीत भी। काले वस्त्र पहने उस आदमी की निगाहें उस राक्षस साधक के घाव की जांच करते हुए ब्लेड की तरह तेज हो गईं। जाहिर है, घाव पर तीखे टूटे हुए सोने की तलवार क्यूई के निशान दिखाई दे रहे थे। उसके चेहरे का भाव बर्फ जैसा हो गया और उसने गंभीर स्वर में पूछा, तलवार को किसने नियंत्रित किया? राक्षस साधक ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन यह निश्चित रूप से उन संप्रदाय के शिष्यों का काम नहीं था। 160 झांक की तलवार नियंत्रण हड़ताल, उस परिमाण की दाव शक्ति के साथ इस तरह की तलवार नियंत्रण तकनीकों को चलाने के लिए कम से कम एक फाउंडेशन स्थापना शिखर या यहां तक कि एक प्रारंभिक गोल्डन कोर क्षेत्र की आवश्यकता होगी। उन संप्रदाय के अनुयायी इसके लिए सक्षम नहीं हैं और मैंने उनसे लड़ाई की है। पांचों में से किसी ने भी सेवक गोल्ड स्वॉर्ड कंट्रोल जुए का अभ्यास नहीं किया। तो जिसने भी मुझे तलवार नियंत्रण से मारने का प्रयास किया वह एक छुपा हुआ तलवारबाज रहा होगा जो छाया से छिपकर मुझ पर हमला कर रहा होगा। और इस व्यक्ति ने न केवल सेवक गोल्ड स्वॉर्ड तकनीक का अभ्यास किया बल्कि सेवक गोल्ड संप्रदाय की सबसे रूढ़िवादी और उन्नत तलवार नियंत्रण तकनीकों में भी महारत हासिल की। राक्षस साधक की आवाज बर्फीली हो गई। काले कपड़े पहने आदमी का चेहरा पानी की तरह भारी हो गया। तुम्हारा मतलब है कि? राक्षस साधक ने अपनी आवाज धीमी कर ली और दांत भींच लिए। सोन परिवार। काले कपड़े पहने आदमी की निगाहें जानलेवा हो गईं। राक्षस साधक ने अपने आप को संभाला और जोर देकर कहा, इसके अलावा और कोई स्पष्टीकरण नहीं है। सोन परिवार रूढ़िवादी सेवक गोल्ड स्वॉर्ड कंट्रोल जीव का अभ्यास करता है। सोन परिवार का जिन परिवार से हमेशा मतभेद रहा है। सोन परिवार जिन परिवार को सबसे अच्छी तरह समझता है और जिन परिवार के शिष्यों को छोड़कर केवल सोन परिवार के शिष्य ही ऐसी शक्तिशाली तलवार नियंत्रण तकनीकों का उपयोग कर सकते थे। मुझे शक है। राक्षस साधक के मुंह से खून बह निकला और उसने गंभीरता से कहा, सोन परिवार को हमारी कुछ योजनाओं का पता चल गया है। वे शायद जिन परिवार को गिराने के लिए दूसरे संप्रदायों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की साजिश रच रहे हैं ताकि सोन परिवार के उत्थान का रास्ता साफ हो सके।
काले कपड़े पहने आदमी चुप रहा, लेकिन उसके शरीर से निकलती हत्या की मंशा लगातार तीव्र होती गई। एक डरावनी, रक्तपिपासु राक्षसी शक्ति उसके चारों ओर कुंडली मारे हुए सर्प की तरह घूम रही थी तथा आकाश को चीरकर बाहर आने की धमकी दे रही थी। सौभाग्यवश काले कपड़े पहने व्यक्ति ने अपने हृदय में भड़के हिंसक क्रोध को बलपूर्वक दबा लिया। एक क्षण बाद हत्या का इरादा शांत हो गया। काले कपड़े पहने आदमी की आभा शांत हो गई और वह पहाड़ की तरह गहरी और धुंधली हो गई। मैं समझता हूं, उसने धीमे स्वर में कहा। इसके बाद उसने पुनः राक्षस साधक की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हारा खोया हुआ हाथ कहाँ है? राक्षस साधक दर्द से कराह उठा। तलवार क्यूई ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया और खून के धुंध के अलावा कुछ नहीं रह गया। काले कपड़े पहने आदमी ने हल्के से सिर हिलाया, यह अच्छी बात है। उसने फिर से राक्षस साधक की ओर देखा और उसे एक चमकदार लाल रक्त मांस की उपचारक गोली थमा दी। ले लो। राक्षस साधक का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने तुरंत गोली निगल ली और कृतज्ञतापूर्वक बोला, धन्यवाद बॉस। काले कपड़े पहने आदमी ने धीरे से हम कहा, फिर उदासीनता से बोला, अपने जख्म जल्दी भर लो और अपना मिशन मत भूलना। मिस्टर, तूने कहा है कि योजना आगे बढ़ा दी गई है, तुम्हें जल्दी काम करना होगा। हाँ, राक्षस साधक ने स्वीकृति में अपना सिर झुकाया। गोली खाने के बाद उसके शरीर में रक्त क्यूई का एक उछाल आया, जिसने तेजी से उसकी चोटों को ठीक किया और उसके मांस को पुनर्जीवित किया। हालांकि रक्त मांस की गोली से जबरदस्ती ठीक करने के इस तरीके के दुष्प्रभाव लंबे समय तक बने रहेंगे, लेकिन भविष्य में ज्यादा रक्तयुक्त सप्लीमेंट्स लेने से धीरे धीरे इन दुष्प्रभावों का असर कम हो सकता है। कम से कम अभी मरने से तो यही बेहतर था। काले कपड़े पहने आदमी ने कहा, मेरे पीछे घाटी तक आओ। राक्षस साधक ने कर्तव्यनिष्ठा से उसका अनुसरण किया। कुछ कदम चलने के बाद काले कपड़े पहने आदमी अचानक रुक गया और रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन के बाहर की दिशा की ओर देखने लगा और खुद से ठंडी आवाज में बोला, अशिन वर्ड सैक्ट सोंग परिवार, मेरी भव्य योजना को विफल करने का दुस्साहस, एक दिन मैं तुम सबको इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। काले कपड़े पहने आदमी ने तिरस्कारपूर्वक कहा, उसकी आवाज डरावनी थी। फिर वह मुड़ गया और राक्षस साधक को घने जंगल की सबसे खूनी अंधेरी छाया में ले गया। ताइक्सू गेट मोह हुआ साधना करते हुए और व्याख्यानों में भाग लेते हुए चुपचाप प्रतीक्षा कर रही थी। एल्डर जून के आने का इंतजार कर रहा हूं, जो उसे ढूंढने आएगा। तार्किक रूप से कहें तो राक्षस साधक के मामले के बारे में मोहुआ ने एल्डर सोन को सूचित किया था, जिन्होंने फिर इसे एल्डर जून को दे दिया। एल्डर जून रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन पर ड्यूटी पर तैनात एल्डर थे। भावनात्मक और तार्किक रूप से उन्हें मुझसे पूछताछ करनी चाहिए थी और विशिष्ट विवरण के बारे में पूछताछ करनी चाहिए थी। आखिरकार राक्षस साधक का मामला कोई मामूली बात नहीं है, खासकर जब ये रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन के भीतर हो रहा है। फिर भी मोहुआ ने काफी देर तक इंतजार किया और फिर भी कोई हलचल नहीं हुई। पूरा संप्रदाय ऐसा व्यवहार कर रहा था मानो उसका कोई महत्व ही न हो। एल्डर जून भी उसे ढूंढने नहीं आए। मोहुआ ने अपनी थोड़ी को छुआ, विचारों में खोया हुआ। ये तथ्य कि वह मेरे पास नहीं आया दो संभावित कारणों की ओर संकेत करता है। सबसे पहले, यह एल्डर जून एक उपद्रवी हो सकता है, जो अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है और रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन के मामलों के प्रति पूरी तरह से उदासीन है, बस किसी तरह काम चलाना चाहता है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। राक्षस साधक का मामला अत्यंत गंभीर है। भले ही एल्डर जून अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करें, यह असंभव है कि वह समस्या की गंभीरता को नहीं पहचानेंगे। इसके अलावा उनका उपनाम जुन है और वे एल्डर मास्टर जुन के वंशज हैं। एल्डर मास्टर जुन के सख्त स्वभाव के कारण यदि यह एल्डर जुन सचमुच इतना आलसी और निष्क्रिय होता, तो वह एल्डर बनने के योग्य भी नहीं होता। तो फिर ये दूसरी संभावना होनी चाहिए। राक्षस साधक का मामला इस एल्डर क्षुन को बहुत पहले से ही पता रहा होगा। वास्तव में वह तो पूरे समय देख रहा था, क्योंकि वह पहले से ही जानता है। अब उसे मुझसे पूछने आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कुछ हद तक मोहुआ की परिकल्पना की पुष्टि करता है। मोहुआ की आंखें चमक उठीं जैसे ही उसके विचार हलचल करने लगे। अल्पविराम। रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन पर्वत द्वार पर मुख्य हॉल। ये त्रैमासिक विश्राम काल का समय था जब विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी पहाड़ों में राक्षसों का शिकार करते थे। जुन जियो भी अपनी ड्यूटी के लिए जल्दी आ गया था। जैसा कि प्रथा थी, 2 घंटे बाद मोहुआ पहाड़ के द्वार पर पहुंच जाता और फिर 3 से 5 के समूह में या अकेले ही पहाड़ की ओर चल पड़ता।
एक बार अंदर जाने के बाद वह राक्षसों का शिकार कर सकता है, तलवारबाजी की तकनीक का अभ्यास कर सकता है या कुछ अजीबोगरीब गतिविधियों में भाग ले सकता है। हालांकि इससे पहले झुनझियो के पास चाय बनाने, पहाड़ी दृश्यों का आनंद लेने और बर्बर जंगल में नवीनतम घटनाक्रम की जानकारी के लिए ताओवादी न्यायालय द्वारा भेजे गए बुलेटिनों को देखने के लिए कुछ समय था। जैसे ही झुनझियो ने पहाड़ी द्वार में प्रवेश किया, अपनी चाय बनाए और अपनी सीट पर बैठा, उसने खिड़की से बाहर देखा और तुरंत उसका हाथ कांप उठा, जिससे चाय चारों ओर फैल गई। खिड़की के ठीक बाहर एक सुंदर चेहरा लटका हुआ था। मोहुआ खिड़की पर झुकी हुई उसे गौर से देख रही थी। झुनझियो ने गहरी सांस ली, उसकी पलकें झपक रही थीं और वह बोला, तुम बदमाश, इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो? वह अभी अभी चाय बना रहा था, आराम और सुकून महसूस कर रहा था, इस बात से पूरी तरह अनजान था कि खिड़की पर मोहुआ खड़ी होगी। मोहुआ ने दोनों हाथ खिड़की पर रखे, गंभीर भाव से बोलते हुए कहा, बड़े जून, मुझे आपसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। झुनझियो क्षण भर के लिए चौंका, फिर हल्की सी आह भरी और उसे अंदर आने का इशारा किया, अंदर आओ। मोहुआ तुरंत खिड़की से कूदकर कमरे में चला गया। चाय? झुनझियो ने पूछा। मोहुआ ने सिर हिलाया। बैठो, झुनझियो ने कहा और फिर खुद मोहुआ के लिए एक कप चाय डाली। आगे बढ़ो, यह जरूरी काम क्या है? मोहुआ ने चाय की चुस्की ली, उसे चाय स्वादिष्ट लगी पर थोड़ी ज्यादा तीखी, इसलिए उसने चुपचाप कप नीचे रख दिया। फिर गंभीर भाव से वह सीधे मुद्दे पर आया। एल्डर जून रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन में एक खतरनाक राक्षस साधक है। झुनझियो अविश्वास में रुक गया। पता चला कि यह बस यही है जिससे यह इतना नाटकीय लगता है। ओह, झुनझियो ने धीरे से उत्तर दिया। बड़े, आप पहले से ही जानते थे। मोहुआ की निगाहें तेज थीं, उसकी आंखें स्पष्ट और पैनी थीं, जो सीधे झुनझियो की अभिव्यक्ति को देख रही थीं। किसी अज्ञात कारण से झुनझियो को मोहुआ की जांच के तहत अजीब तरह से असहज महसूस हुआ और उसने सहजता से जवाब दिया, अभी तक नहीं। लेकिन मोहुआ की आंखें चमक उठीं। क्या एल्डर सोंग ने तुम्हें पहले ही यह नहीं बताया था? झुनझियो जम गया। अरे नहीं, वह तो इसके बारे में भूल गया था। एल्डर सोंग ने वास्तव में उससे इसका उल्लेख किया था, लेकिन चूंकि वह इस बारे में बहुत पहले से जानता था, इसलिए उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। हालांकि अब चीजें विरोधाभासी लग रही थीं। वह मोहुआ पर अपनी गुप्त नजर का खुलासा नहीं कर सका, इसलिए वह ये स्वीकार नहीं कर सका कि वह राक्षस साधक के बारे में जानता था। लेकिन एल्डर सोंग ने उससे पहले ही कुछ कहा था, इसलिए उसे पहले से ही राक्षस साधक के बारे में पता होना चाहिए। झुनझियो के सिर में दर्द होने लगा। बढ़िया, मुझे इस बदमाश ने फंसाया है। उसका मन तेजी से सोचने लगा और उसने गंभीरता से उत्तर दिया। एल्डर सोंग ने इसका जिक्र जरूर किया था, लेकिन यह मामला काफी खतरनाक है। यह ऐसा मामला नहीं है जिसके बारे में आप शिष्यों को चिंता करनी चाहिए, इसलिए यह आपको नहीं बताया जा सकता। फिर झुनझियो ने बाहर आसमान की ओर देखा और कहा, देर हो रही है। बेहतर होगा कि तुम जल्दी पहाड़ पर पहुंचो और जल्दी लौट आओ। झुनझियो जल्दी से मोहुआ को भेजना चाहता था। ठीक है, मोहुआ ने सिर हिलाया, अपने कप में चाय खत्म की, खड़ा हुआ और चला गया। झुनझियो ने राहत की सांस ली। ये बदमाश इतना छोटा फिर भी इतना समझदार लोमड़ी कैसे है? इससे बात करना हमेशा पतली बर्फ पर चलने जैसा लगता है। खैर, मैं किसी तरह अपना रास्ता निकालने में कामयाब रहा। झुनझियो ने चुपचाप अपने आप से सोचा। लेकिन मोहुआ आधा रास्ता ही तय कर पाया था कि पीछे मुड़ गया। उसकी नजर गहरी और चिंतनशील थी और वह झुनझियो को देख रहा था। झुनझियो ने घबराकर पूछा, अब क्या? मोहुआ ने एक पल सोचा और पूछा, बड़े सुन, राक्षस साधक पास के जंगल में छिप गया है। बाद में जब मैं वहां देखने जाऊंगा तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे? झुनझियो की पलकें फड़क उठीं। एक पल झिझकने के बाद आखिरकार उसने आह भरी। ठीक है, ये बदमाश बहुत चालाक है। अगर उसने सचमुच जाने का फैसला कर लिया तो मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। उसे अकेले जाने देने के बजाय उसके साथ जाना अधिक सुरक्षित होगा। इसके अलावा मोहुआ ने औपचारिक रूप से उन्हें आमंत्रित किया था। उनकी भागीदारी एल्डर जून की हैसियत से होगी, जो मोहुआ के साथ राक्षस साधक मामले की आधिकारिक जांच करेंगे, केवल एक गुप्त अंगरक्षक के रूप में कार्य करना नहीं। इसलिए इसे गोपनीयता भंग करने या पूर्वजों के आदेशों का उल्लंघन करने के रूप में नहीं गिना जाएगा। झुनझियो ने आंतरिक रूप से खुद को उचित ठहराया। बड़े जून, तो फिर चलिए, मोहुआ ने कहा और आगे बढ़ गया।
जियो उसके पीछे पीछे चल रहा था। मोहुआ के आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देख रहा था। उसके दिल में थोड़ी उलझन महसूस हो रही थी। ये बच्चा, क्या वह मेरी पहचान का अनुमान लगा सकता है? बिल्कुल नहीं। जुन जियो ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। अल्पविराम। रिफाइनिंग डेमन पर्वत के भीतर मोहुआ ने रास्ता दिखाया। लगभग 1 घंटे बाद दोनों घने जंगल में पहुंच गए। इस बार एक अंगरक्षक के साथ मोहुआ आत्मविश्वास से भरपूर था। आगे के जंगल को देखते हुए जुनजियो ने शांत रहने का प्रयास किया और पूछा, वह राक्षस साधक, क्या वह सचमुच इस जंगल में घुस आया था? मोहुआ चुपचाप उसे घूरता रहा। मोहुआ की निगाहों से घिरी हुई जुनजियो को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अंदर ही अंदर हार मान ली। रहने भी दो। फिर उसने पूछा, क्या तुम उस राक्षस कल्टीवेटर को ढूंढ सकते हो? मोहुआ ने अपना सिर हिलाया, इस समय नहीं। उसकी नज़र घने जंगल में दूर तक गई। इस जंगल के भीतर एक संरचना स्थापित की गई है। हमें जंगल में गहराई तक जाने का रास्ता ढूंढने के लिए पहले इस संरचना का पुनर्निर्माण और अध्ययन करना होगा, और उसके बाद ही हम उस राक्षस साधक का पता लगा पाएंगे। जुनजियो ने थोड़ा सिर हिलाया और मन ही मन सोचा कि उसका अनुमान सही था। निश्चित रूप से इस जंगल में एक संरचना थी जो दिव्य इंद्रियों का पता लगाने में बाधा डाल रही थी। जुनजियो ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि इस जंगल में किस प्रकार की संरचना है? मोहुआ ने सिर हिलाया, यह एक प्रकार की विशेष दिव्य रचना है। आधारभूत रचना पैटर्न के माध्यम से दिव्य भावना को रूपांतरित करके ये दिव्य विचार शक्ति को प्रतिबंधित करने, सील करने और दबाने के प्रभाव प्राप्त करता है। जुनजियो खाली दिखे। दिव्य गठन। संरचनाओं की वर्तमान प्रणाली के भीतर एरी 3 प्रतिभाएं, 4 प्रतीक, 5 तत्व, 6 याओ, 7 सितारे, 8 त्रिग्राम, दिव्य संरचना जैसी कोई चीज कहाँ है? यद्यपि वह संरचनाओं में कुशल नहीं था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह उनके बारे में पूरी तरह अनभिज्ञ था। इसके अलावा उनके पूर्वज ताइक्सू गेट के शीर्ष 5वीं कक्षा के फॉर्मेशन मास्टर्स में से एक थे, जो पूरे कियानिक्स्यू राज्य सीमा में कुछ में से एक थे। अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होकर बड़े होने के कारण भले ही उन्होंने सुअर का मांस नहीं खाया था, उन्होंने निश्चित रूप से सुअरों को दौड़ते देखा था। वह भले ही संरचनाओं को चित्रित करने में सक्षम न हो, लेकिन वह अभी भी उनकी उत्पत्ति को पहचान सकता है। लेकिन ताओ साधना के अपने सभी वर्षों में उन्होंने कभी भी दिव्य गठन शब्द नहीं सुना था। यहाँ तक कि उनके पूर्वज ने भी कभी इसका उल्लेख नहीं किया था। मोहुआ को देखकर, जो इतने विश्वास के साथ बोल रहा था, जुनजियो ने लगभग सोचा कि यह फाउंडेशन स्थापना शिष्य गंभीरता से उसकी टांग खींच रहा था। मोहुआ ने उत्साह से बोलते हुए जुनजियो की ओर देखा। उसके चेहरे पर अजीब भाव देखकर उसे कुछ एहसास हुआ और उसने पूछा, बड़े, क्या आप दिव्य संरचनाओं के बारे में जानते हैं? जुनजियो क्षण भर के लिए इस प्रश्न से अचंभित रह गया। वह एक क्षण के लिए झिझका, हल्के से खांसा और शांति से सिर हिलाया, मैंने थोड़ा सुना है। मोहुआ ने प्रशंसा में सिर हिलाया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप एक एल्डर हैं, आप वास्तव में बहुत कुछ जानते हैं। जुनजियो को इससे कोई खुशी नहीं हुई। उन्हें एक प्रतिष्ठित स्वर्गीय गोल्डन कोर एल्डर को एक शिष्य के सामने अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए ऐसे तुच्छ झूठ का सहारा लेना पड़ा। जुनजियो के आंतरिक विचारों से अनजान मोहुआ ने आगे कहा, इस दिव्य संरचना की विशिष्टताएं अभी स्पष्ट नहीं हैं। मुझे इस जंगल में उस स्थान का पता लगाना है जहां ये संरचना स्थापित की गई थी। संरचना के पैटर्न को एक एक करके कॉपी करना है और फिर उनका अध्ययन करना है। ये सुनकर जुनजियो को श्रद्धा की भावना महसूस हुई। तथाकथित पेशेवर फॉर्मेशन मास्टर्स शायद ऐसे ही थे। जुनजियो ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूंगा। अपना ध्यान सिर्फ फॉर्मेशन ढूंढने पर लगाओ, किसी और चीज की चिंता मत करो। मोहुआ ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद एल्डर जून। लेट गोल्डन कोर स्टेज बॉडीगार्ड होने से उन्हें आराम मिला, जिससे उन्हें बिना किसी चिंता के खुलेआम फसल काटने की अनुमति मिली। मोहुआ जंगल में आगे बढ़ा। जुनजियो भी पीछे पीछे आया। दोनों लगभग आधे घंटे तक इसी तरह घूमते रहे, फिर भी मोहुआ की भौहें धीरे धीरे सिकुड़ती गईं। कुछ नहीं। यद्यपि उसकी इंद्रियों ने उसे बताया कि दिव्य संरचना जंगल में हर जगह फैली हुई थी, फिर भी आधे दिन तक जंगल में प्रवेश करने और खोज करने के बाद भी उसे संरचना मीडिया का एक भी टुकड़ा नहीं मिला था। न केवल मोहुआ, बल्कि जुनजियो भी उलझन में थी। उन्होंने कहा कि एक संरचना थी, लेकिन वह कहाँ थी? पूरा जंगल खाली लग रहा था। दिव्य इंद्रियों से बार बार स्कैन करने के बावजूद उन्हें कुछ नहीं मिला। जुनजियो ने अपनी नज़र मोहुआ की ओर घुमाई।
जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, उसने देखा कि मोहुआ अचानक रुक गया, एक बड़े पेड़ की ओर बढ़ा और विचारमग्न हो गया। जुन जियो पास गया और पेड़ की जांच की। यह पेड़ एक द्वितीय श्रेणी का प्राचीन पेड़ था, जिसकी उम्र कई 100 साल थी। इसकी छाल धब्बेदार थी, शाखाएं ऊंची थीं, और ये लगभग 5 लोगों के घेरे के बराबर था। क्या इस पेड़ में कुछ गड़बड़ है? हाँ, मोहुआ ने निर्णायक रूप से सिर हिलाया। अगर मेरा अनुमान सही है, तो संरचना अंदर छिपी हुई है, और यह कोई साधारण छिपाव नहीं है। यदि ये मानक छिपाने के तरीके होते, तो उनके अनुभव से इनका खुलासा बहुत पहले हो गया होता। मोहुआ ने सोचा, ये संभव है। ये आकृतियां पेड़ पर तब उकेरी गई थी जब वह अभी छोटा था। वर्षों के दौरान जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता गया, ये आकृतियां उसमें विलीन हो गईं, एक अविभाज्य इकाई बन गईं, जिससे वह दूसरों के लिए अदृश्य हो गया। जुन जियो को अंदर से झटका लगा। क्या सचमुच इतनी सूक्ष्म संरचना तकनीकें हो सकती हैं? इस स्तर को प्राप्त करने के लिए ये बच्चा मोहुआ, क्या वह वास्तव में इसे समझ सकता है? इसके अतिरिक्त जुन जियो की निगाहें कड़ी हो गईं। यदि वास्तव में ऐसा था, तो इसका मतलब था कि किसी ने सैकड़ों साल पहले रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन में इस तरह का गठन शुरू कर दिया था। मोहुआ को भी यह बात समझ में आ गई और उसने पूछा, बड़े जून, क्या आप इन पेड़ों की सही उम्र बता सकते हैं? उसने पहले कभी पेड़ नहीं लगाए थे, इसलिए वह निश्चित नहीं था। लेकिन एल्डर जून, रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन के एल्डर होने के नाते, उससे अधिक जानते होंगे। जून जियो ने फिर से अपने सामने खड़े विशाल पेड़ की ओर देखा, कुछ देर सोचा और धीरे से कहा, दिखने से लगता है कि यह लगभग 4 से 500 साल पुराना है। 4 से 500 साल, मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं। ये समयरेखा काफी दूर थी। मोहुआ की सिकुड़ी हुई भौहें देखकर जुन जियो खुद को रोक नहीं सका और पूछा, क्या तुम कुछ सोच रहे हो? मोहुआ ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया और कहा, 4 से 500 साल पहले, इसका मतलब है कि किसी ने बहुत पहले ही इस जंगल में दिव्य संरचनाएं स्थापित करने की योजना बनानी शुरू कर दी थी, ताकि निशानों को छुपाया जा सके और राक्षस साधकों के लिए आश्रय प्रदान किया जा सके। बस यह नहीं पता कि उनका उद्देश्य क्या है। जुन जियो की अभिव्यक्ति गंभीर थी, वह विचारों में खोई हुई थी। मोहुआ ने जुन जियो की ओर देखा और मन ही मन सोचा कि वह उसे इतना ही याद दिला सकता है। वह इससे अधिक कुछ नहीं कह सका। जुन जियो ने चुपचाप अपने दिल में इस मामले को नोट कर लिया और वापस लौटने पर इसकी पूरी तरह से जांच करने की योजना बनाई। लेकिन अभी भी सबसे जरूरी मामला मोहुआ का तथाकथित दिव्य तवव्यूह था। जुन जियो ने मोहुआ से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं पेड़ को चीरकर आपको अंदर की संरचना दिखाऊं? जरूरत नहीं है, मोहुआ ने जवाब दिया। ये बहुत ज्यादा दिखाई देगा, और इस जंगल में बनी संरचना संभवतः दिव्य विचारों की आंखों और धुरी के रूप में जंगलों से जुड़ी हुई है। जरा सा भी हस्तक्षेप एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया को जन्म दे सकता है, जो संभवतः दिव्य विचारों के प्रवाह को प्रभावित कर सकता है और संरचना के मूल को सचेत कर सकता है, जिससे घास में छिपे सांप को भी खतरा हो सकता है। ये भी संभव है कि पेड़ इस संरचना के लिए माध्यम का काम करते हों और एक दूसरे में सहज रूप से एकीकृत होते हों। अगर किसी पेड़ को काट दिया जाए, तो अंदर की संरचना अप्रभावी हो सकती है। जुन जियो ने सिर हिलाया, कुछ समझते हुए। बच्चा बहुत गहनता से बोल रहा था, वह उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया। वैसे भी पेड़ों को काटा नहीं जा सका। तो फिर तुम क्या करोगे? जुन जियो ने पूछा। यदि वह पेड़ों को काट नहीं सकता था, तो वह निर्माण पैटर्न का निरीक्षण कैसे कर सकता था? मैं बस एक नजर डालूंगा, मोहुआ ने उत्तर दिया। देखना। जुन जियो क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। कैसे दिखें? जैसे ही जुन जियो उलझन में था, उसने देखा कि मोहुआ पालथी मारकर बैठ गया, कलम और कागज निकाला और बड़े पेड़ को गौर से देखने लगा। इस बीच मोहुआ से एक विचित्र और रहस्यमय आभा निकली। यह उस भावना से बिल्कुल अलग था जो उन्होंने पहले दी थी। जुन जियो की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। यह आभा एल्डर जून को हम में से एक माना जाता था, इसलिए मोहुआ ने कुछ तरीकों को नहीं छिपाया। बेशक एल्डर जून एक फॉर्मेशन मास्टर नहीं थे और उन्होंने दैवीय ज्ञान द्वारा दाव को सिद्ध करने के मार्ग का अनुसरण नहीं किया था, इसलिए भले ही मोहुआ ने कुछ दिव्य विचार तकनीकों का उपयोग किया हो, एल्डर जून शायद विवरणों को नहीं समझ पाएंगे। मोहुआ ने स्वर्गीय गुप्त ट्री की गणना और स्वर्गीय गुप्त गणना को मिला दिया। उसकी निगाह स्पष्ट लेकिन एकीकृत थी। वह पेड़ को ध्यान से देख रहा था, उस संरचना की आभा का विश्लेषण कर रहा था जो पेड़ के साथ एक थी। यह आभा वृक्ष की लकड़ी की ऊर्जा द्वारा अंदर तक लिपटी हुई थी। बाधाओं की परत दर परत उस पर छा गई।
मोहुआ ने धीरे धीरे ये निष्कर्ष निकाला कि उसकी दिव्य भावना परत दर परत घुसपैठ कर रही थी। अंततः अनिश्चित समय के बाद मोहुआ को कुछ धुंधली सफेद आभा महसूस हुई। यह आभा वनस्पतियों की आध्यात्मिक ऊर्जा या किसी संरचना की आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी, बल्कि दिव्य विचार की आभा थी। लेकिन ये दिव्य आभा धुंधली सफेद थी, धुंध जैसी दिव्य विचार, केवल एक साधारण साधक का दिव्य विचार जो अभी तक रूपांतरित नहीं हुआ था। इसके अलावा, यद्यपि ये दिव्य विचार हल्का सफेद था, ये ठंडा था और कुछ हद तक भयावह लग रहा था। ये स्पष्ट था कि जिस किसान ने ये आकृतियां बनाई थीं, वह सम्माननीय नहीं था। इसके अलावा वहां महान जंगल के दुष्ट देवता की आभा का भी निशान था। आभा का ये निशान अत्यंत सूक्ष्म था, लगभग पता न चलने वाला। यदि मोहुआ का महान निर्जन दुष्ट देवता के साथ व्यापक व्यवहार न होता, तो वह उसके प्रसाद का उपभोग भी कर लेता, दिव्य अवशेषों को खा लेता, दुष्ट देवता के अवतारों को खा लेता तथा महान निर्जन दुष्ट देवता के दिव्य मज्जा का अधिकांश भाग अवशोषित कर लेता। अन्यथा वह इसे महसूस नहीं कर पाता। वास्तव में सतह पर महान निर्जन दुष्ट देवता हर जगह अनुपस्थित प्रतीत होता है, लेकिन छाया में वह हर जगह दुबका हुआ है। मोहुआ ने अपने दिल में हल्की सी आह भरी। फिर वह शांत हो गए और संरचना पैटर्न को रिकॉर्ड करते हुए निष्कर्ष निकालना शुरू कर दिया। जून जियो चुपचाप उसके पीछे खड़ा था, सतर्कता से आसपास के जंगल पर नजर रख रहा था कि कहीं कोई राक्षस साधक या दानव साधक तो नहीं दिखाई दे रहा है, या खतरनाक राक्षस जानवर तो मोहुआ की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं बन रहे हैं। इस बीच उसने अपनी आंख के कोने से ये भी देखा कि मोहुआ क्या रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह इसे समझ नहीं सकता। ये गठन पैटर्न का एक अत्यंत अपरंपरागत सेट था, जो किसी भी ज्ञात गठन प्रणाली से पूरी तरह अलग था। प्रत्येक स्ट्रोक ने एक आत्मनिर्भर प्रणाली बनाई जो एक पूर्ण गठन तर्क का निर्माण करती है। फिर भी देखने में यह बात बिल्कुल भी अर्थपूर्ण नहीं लगती थी। जुन जियो को अचानक थोड़ी राहत महसूस हुई। शुक्र है कि अपनी साधना के आरंभ में उसने स्वयं को संरचनाएं सीखने के लिए बाध्य नहीं किया था, बल्कि उसने पूर्वजों की संरचना मास्टर बनने की आज्ञा का पालन किया था। अन्यथा आज तक संरचनाओं का अध्ययन करते हुए यदि वह स्वयं को द्वितीय श्रेणी के जूनियर फॉर्मेशन मास्टर की संरचनाओं को समझने में असमर्थ पाता है, तो क्या उसका ताओवादी हृदय टूट नहीं जाएगा? जून जियो ने गहरी सांस ली, मोहुआ को एक गहरी नजर से देखा और फिर अपने विचारों को त्याग दिया। अब यह नहीं देख रहा था कि मोहुआ क्या बना रहा था, क्योंकि वह वैसे भी समझ नहीं सकता था, और इसके बजाय उसने अपनी सारी ऊर्जा आसपास की रक्षा करने, छिपे हुए खतरों पर नजर रखने पर केंद्रित कर दी। इससे पहले उन्होंने सोचा था कि पूर्वज उपद्रव कर रहे हैं तथा एक दिवंगत गोल्डन कोर स्टेज को फाउंडेशन बिल्डिंग मिडिल स्टेज के बच्चे की गुप्त रूप से देखभाल करने के लिए भेज रहे हैं। अब ऐसा लग रहा था कि ऐसी गठन प्रतिभा के साथ ये पहले से ही भाग्यशाली था कि पूर्वज ने उसे गुप्त रूप से बचाने के लिए पंथ परिवर्तन क्षेत्र नहीं भेजा था। 30 मिनट की अवधि के बाद मोहुआ ने एक पेड़ पर दिव्य ताव सरणी का अधिकांश भाग कैद कर लिया, फिर अपनी कलम और स्याही को एक तरफ रख दिया और खड़े होकर कहा, चलो आगे बढ़ते हैं। जून जियो ने सिर हिलाते हुए चारों ओर देखा। मोहुआ आगे बढ़ा, इधर उधर देखा और फिर एक बड़ा पेड़ ढूंढ निकाला। वह नीचे बैठ गया और संरचना के पैटर्न का अनुमान लगाना और उन्हें रिकॉर्ड करना जारी रखा। जून जियो उसके बगल में पहरा दे रहा था। इस तरह उन्होंने पूरा दिन बिताया। मोहुआ ने गठन पैटर्न का एक मोटा ढेर रिकॉर्ड किया। इस दौरान सब कुछ शांत था और कोई राक्षस साधक या अन्य खतरा दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही सूरज डूब गया और अंधेरा छाने लगा, जुन जियो ने कहा, चलो पहले वापस चलते हैं। ठीक है, मोहुआ ने सहमति जताई। इस जंगल के गहरे रहस्यों को उजागर करने से पहले पेड़ों के बीच रात बिताना बेहतर नहीं था। दोनों वापस लौट गए। जुन जियो मोहुआ के साथ पहाड़ी द्वार तक गया और विदा लेते हुए बोला, मुझे पहाड़ों में ही रहना होगा। संप्रदाय में वापस जाते समय सावधान रहना। हम, मोहुआ ने सिर हिलाया। जुन जियो ने एक पल सोचा और कहा, कल अभी भी आराम का समय है। अगर तुम जंगल में वापस जाकर संरचनाओं की नकल करना चाहते हो, तो मुझे ढूंढना याद रखना, मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। मोहुआ की आंखें चमक उठी, मुस्कुराते हुए बोले, धन्यवाद एल्डर जून। एल्डर जून ने थोड़ा सिर हिलाया। फिर मोहुआ ने अकेले ही रिफाइनिंग डेमन पर्वत को छोड़ दिया और ताइक्सू गेट की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह चलता गया, मोहुआ के दिल में उत्सुकता बढ़ती गई। वह यथाशीघ्र संप्रदाय में वापस लौटना चाहता था, ताकि उसने जो दिव्य संरचना पैटर्न की मोटी ढेर की नकल की थी,
उसका वर्गीकरण और अध्ययन कर सके और देख सके कि क्या वह घने जंगल के भीतर स्थापित संपूर्ण दिव्य ताओ व्यूह को पुनः बना सकता है। इसके अलावा ये दिव्य ताओ व्यूह स्पष्ट रूप से उस व्यूह से कहीं अधिक गहन था जो उसने पहले एक छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव में प्राप्त किया था। यदि उनका अनुमान सही था तो इस दिव्य ताओ सरणी की कार्यक्षमता उनके लिए बहुत फायदेमंद होगी। मो हुआ के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसके कदम धीमे थे लेकिन ताइक्सू गेट पर पहुंचने से पहले उसे एक जाना पहचाना चेहरा मिला। यह ओयांग म्यू था। ओयांग म्यू के साथ ताई आ संप्रदाय का एक और शिष्य था जो उच्च कुल का प्रतीत होता था, लंबा, दुबला पतला तथा लंबे चेहरे वाला था। मो हुआ ने अभिवादन किया, छोटी लकड़ी। ये सुनकर ओयांग म्यू ने मोहुआ की ओर मुड़कर देखा। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा और जल्दी से जवाब दिया, भाई मो। उसके बगल में बैठा ताया संप्रदाय का लंबे चेहरे वाला शिष्य थोड़ा आश्चर्यचकित दिख रहा था। मो हुआ पास आया और ओयांग म्यू ने परिचय कराया। ये हमारे ताया संप्रदाय से वरिष्ठ भाई माँ हैं जो मेरे बड़े भाई के समान कक्षा में हैं। मो हुआ को तब याद आया जब उसने पहली बार रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन में प्रवेश किया था और सीनियर ब्रदर फैंग से मुलाकात की थी। मानक शिष्टाचार का पालन करते हुए मो हुआ ने उनका अभिवादन किया। वरिष्ठ भाई माँ ने अभिवादन का उत्तर दिया। वरिष्ठ भाई माँ मेरे लिए कुछ गोलियां, आध्यात्मिक कलाकृतियां और साधना के लिए आवश्यक जैड पर्चियां लाए हैं जो मेरे बड़े भाई ने मुझे सौंपी हैं। ओयांग म्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, इतने उत्कृष्ट बड़े भाई होने, लगातार तुलना किए जाने और बहुत आलोचना का सामना करने के बावजूद ओयांग म्यू अभी भी अपने बड़े भाई के लिए बहुत सम्मान और प्रशंसा रखता था। ओयांग म्यू ने भी अभी अभी रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन छोड़ा था और उसी रास्ते से सुविधाजनक रूप से यात्रा करते हुए संप्रदाय में वापस लौट रहा था। मो हुआ ने ओयांग म्यू के साथ कुछ दूर तक सैर की और रास्ते में उन्होंने रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन से संबंधित कुछ सामान्य बातों पर बातचीत की। दूसरी ओर वरिष्ठ भाई माँ बहुत कम बोलते थे, उनकी निगाह में सावधानी का भाव था। सड़क के एक मोड़ पर मो हुआ ने उन्हें अलविदा कहा। ओयांग म्यू और वरिष्ठ भाई माँ ताया संप्रदाय की ओर वापस चले गए। मो हुआ ने ताइक्सू गेट में प्रवेश किया, लेकिन जैसे ही वह पहाड़ी द्वार में दाखिल हुआ मो हुआ का चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। उसकी आंखों में गंभीरता का भाव था। उसने अभी अभी वरिष्ठ भाई माँ से एक संकेत महसूस किया था, दुष्ट देवता की आभा। दुष्ट देवता की आभा का ये निशान बहुत धुंधला है। एक औसत साधक के लिए ये पूरी तरह से अदृश्य होगा। यहाँ तक कि भाई माँ को भी शायद यह एहसास नहीं होगा कि उनमें बुरी क्यूई का संकेत है। लेकिन ये गलत नहीं होना चाहिए, मो हुआ ने चुपचाप अपने दिल में सोचा। वह महान जंगल के दुष्ट देवता के साथ कुछ हद तक पुराने परिचित थे, हालांकि दुष्ट देवता उन्हें पहचान नहीं सकते थे। तब मो हुआ अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। लेकिन भाई माँ दुष्ट देवता की आभा क्यों धारण करते हैं? क्या यह हो सकता है कि यह भाई माँ दुष्ट भगवान के गुर्गों में से एक है? या शायद वह अनजाने में ही कुछ दुष्ट देवताओं की मूर्तियों या प्रसाद के संपर्क में आ गया? यदि यह वास्तव में मामला है तो इसका मतलब है कि दुष्ट भगवान ने पहले से ही किसी के ध्यान में आए बिना संप्रदायों का क्षरण शुरू कर दिया है। न केवल गंभीर स्वर्ण संप्रदाय, अन्य 12 धाराएं, 8 महान द्वार और यहाँ तक कि 4 महान संप्रदाय भी बच नहीं सकते हैं। भले ही प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार न हुआ हो, लेकिन घुसपैठ कम से कम शुरू तो हो ही गई है। इच्छाएं मानव हृदय में गहराई से निवास करती हैं। ताओवादी हृदय को विकसित किए बिना दुष्ट ईश्वर के विरुद्ध खड़ा होना एक हारी हुई बाजी है। चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं, मो हुआ ने आह भरी। इसके अलावा ऐसा लगता है कि भाई माँ जानबूझकर लिटिल वुड के करीब आ रहे हैं। क्या उसके पीछे कोई और उद्देश्य हो सकता है? क्या मुझे लिटिल वुड को इस बारे में याद दिलाना चाहिए? मो हुआ ने एक क्षण सोचा और फिर अपना सिर हिला दिया। लिटिल वुड बहुत मासूम है, उसके सारे विचार उसके चेहरे पर साफ दिखाई देते हैं। अगर वह उसे बता देगा तो उसके लिए गलती करना बहुत आसान हो जाएगा। एक नज़र में ही भाई माँ को पता चल जाएगा कि लिटिल वुड को उस पर शक है। इसलिए फिलहाल वह घास में छिपे सांप को सतर्क करने से बचने के लिए कुछ नहीं कह सकता था। वह बस खुद ही चीजों पर नजर रखता था। इसके अलावा भाई माँ की परिस्थितियां अभी भी केवल उनकी शंकाएं थीं। शायद वह अनजाने में ही कुछ दुष्ट ईश्वर के राक्षसों से टकरा गए थे, जिनका दुष्ट ईश्वर से कोई वास्तविक संबंध नहीं था। उम्मीद है कि ऐसा ही होगा, मो हुआ ने चुपचाप अपने मन में सोचा। फिर उसने अपना सिर उठाया और ताइक्सू गेट को देखा, जो धुंध में लिपटा हुआ था। उसकी प्राचीन सुंदरता और विशाल भव्यता निरंतर बदल रही थी।
यदि ताया संप्रदाय में वास्तव में दुष्ट भगवान द्वारा घुसपैठ की जा रही है, तो फिर ताइक्सू गेट के बारे में क्या? मोहुआ की निगाहें तेज हो गईं, और एक पल सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि ताइक्सू गेट अभी सुरक्षित होना चाहिए। अगर ताइक्सू गेट के भीतर दुष्ट देवता की घुसपैठ के संकेत होते तो उसे पहले ही पता चल जाता। दुष्ट देवता द्वारा नियंत्रित शिष्य उसकी नजरों से बच नहीं पाते। मोहुआ ने राहत भरी सांस ली। अच्छी बात है। तभी अचानक मोहुआ स्तब्ध रह गया। क्यों? अन्य संप्रदाय, यहां तक कि ताया संप्रदाय जो ताइक्सू गेट के साथ कुछ ऐतिहासिक संबंध साझा करता है, दुष्ट भगवान के भ्रष्टाचार के संकेत क्यों दिखा रहे हैं? फिर भी ताइक्सू गेट अद्वितीय रूप से अछूता बना हुआ है। मोहुआ ने असमंजस में भौहें चढ़ाईं। अचानक उसे किसी चीज का हल्का सा एहसास हुआ। उसने सिर उठाया और दूर तक देखा। लंबी सीधी पहाड़ी सीढ़ियों के पार, समय के निशानों से चिन्हित प्राचीन मंडपों और महल के हॉलों के पार, बादलों और धुंध में लिपटी एक दूसरे पर चढ़ी चोटियों के पार, विस्मयकारी और पुश्तैनी पिछले पहाड़ की छिपी गहराइयों की ओर। उसके दिमाग में एक नाम आया, ताइक्सू माइंड ट्रांसफॉर्मिंग स्वॉर्ड ट्रू ज्यू। मोहुआ ठिठक गया और उसकी निगाहें चमक उठीं। अल्पविराम बाद में शिष्यों के घर वापस आकर भोजन का समय हो गया। मोहुआ ने युएर को बुलाया और वे दोनों भोजन के लिए भोजन कक्ष में चले गए। मोहुआ से प्रभावित होकर युएर को चिकन लेग्स के प्रति विशेष लगाव हो गया था। खाने के बाद मोहुआ ने युएर के गठन के होमवर्क की जांच की। ये वेनरेन वान का अनुरोध था। वह जानती थी कि मोहुआ ने एल्डर मास्टर शुन से शिक्षा ली है और प्रशिक्षण तकनीकों में निपुण है। उसने मोहुआ को कई अच्छे उपहार भेजे और कहा कि जब भी समय मिले वह युएर का मार्गदर्शन करे। चाची वान ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और युएर को पढ़ाना कोई बोझ नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मोहुआ सहमत हो गया। आजकल मोहुआ को युएर का आधा फॉर्मेशन शिक्षक माना जा सकता है। साधना पाठों के बीच या चाय और भोजन के दौरान वह युवा को संरचनाओं की मूल बातें सीखने में मदद करते थे। चूंकि युएर छोटी थी और अभी शुरुआती दौर में थी, इसलिए उसके पाठ सरल थे। मोहुआ को उसे पढ़ाना काफी आसान लगा, और क्योंकि मोहुआ उसे निर्देश दे रहा था, युएर ने बहुत ध्यान से सीखा और तेजी से प्रगति की। मोहुआ बहुत खुश हुआ। युएर के गठन के कार्य को पूरा करने के बाद मोहुआ ने उसे उसके कमरे में वापस भेज दिया और अपने स्वयं के क्वार्टर में वापस आकर दिव्य ताओ सरणी पांडुलिपियों का गहन अध्ययन किया, जिसे उसने जंगल से कॉपी किया था। उनके द्वारा लिखित दिव्य ताओ सारणी पुस्तिकाओं में कुल 18 आरेख शामिल थे। प्रत्येक संरचना की मूल संरचना एक जैसी थी और संरचना के पैटर्न भी एक जैसे दिखते थे। ये स्पष्ट था कि वे दिव्य ताओ व्यू की एक ही श्रेणी का हिस्सा थे। फिर भी प्रत्येक संरचना के भीतर विशिष्ट पैटर्न में अंतर दिखाई दिया। यह एक ही पेड़ की पत्तियों को देखने जैसा था। वे एक जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी शिराओं का पैटर्न अलग था। ऐसा लग रहा था एक दिव्य यौगिक संरचना। पीछे मुड़कर देखने पर यह बात समझ में आती है। इतने विशाल जंगल में किसी एक संरचना की प्रभावशीलता निश्चित रूप से सीमित होगी। केवल कई एकल संरचनाओं को एक साथ जोड़कर एक संयुक्त संरचना बनाने से ही वे दिव्य भावना को बेहतर ढंग से छिपाने और रहस्यों को छुपाने के लिए प्रभाव को बढ़ा सकते थे। हालांकि ये केवल एक यौगिक संरचना बनकर ही रुकेगा। बड़े पैमाने पर दिव्य संरचना असंभव होगी। दिव्य संरचनाओं की विरासत अत्यंत दुर्लभ थी। दिव्य संरचनाओं में निपुणता प्राप्त करने वाले संरचना स्वामी और भी दुर्लभ थे। कौन इतने सारे दिव्य संरचना मास्टर्स को नियुक्त करने और एक भव्य बड़े दिव्य संरचना का निर्माण करने के लिए इतनी विशाल टेलीकाइनेटिक शक्ति का त्याग करने की क्षमता रखेगा? एक दिव्य यौगिक संरचना का निर्माण पहले से ही काफी प्रभावशाली होगा। तो फिर घने जंगल में छिपी हुई दिव्य यौगिक संरचना वास्तव में क्या है? मोहुआ ने चुपचाप सोचा। दिव्य ताओ व्यू एक विशिष्ट प्रकार की संरचनाओं के लिए एक सामूहिक शब्द था। प्रत्येक दिव्य संरचना का अपना एक विशिष्ट नाम होना चाहिए। इसमें 4 प्रतीकों का गठन भी शामिल था। मोहुआ ने अब तक 2 प्रकार की 4 प्रतीक संरचनाएं देखी थीं। एक गंजे ईगल के सिर पर ईगल पैटर्न वाली संरचना थी और दूसरी राक्षस साधक की बांह पर भेड़िया पैटर्न वाली संरचना थी। उनके लक्षणों को देखते हुए वह उन्हें अस्थायी रूप से 4 प्रतीक ईगल पैटर्न संरचना और 4 प्रतीक वुल्फ पैटर्न संरचना के रूप में संदर्भित कर सकते हैं। लेकिन दिव्य ताओ व्यू के बारे में क्या? छोटे से मछुआरे गांव और रहस्यमय जंगल में मौजूद दिव्य संरचनाएं एक ही वंश से आती हुई प्रतीत होती थीं, फिर भी उनके विशिष्ट स्वरूप अलग अलग थे। ये दिव्य संरचनाएं 2 अलग अलग प्रकार की होनी चाहिए।
छोटे मछली पकड़ने वाले गांव का दिव्य ताओ व्यू एक द्वार की तरह है। एक बार बंद हो जाने पर यह कुछ कारणों और ऊर्जाओं को छुपा सकता है। जब इसे किसी के माथे पर रखा जाता है तो ये कुछ बुरी क्यूई और राक्षसी प्रेतों को भी अलग कर सकता है। इस बीच घने जंगल में दिव्य ताओ व्यू कोहरे के एक समूह की तरह है। दिव्य विचार निर्माण पैटर्न के माध्यम से ये दिव्य विचारों की धुंध बुनता है, जो धुंधली और अस्पष्ट होती है, जिससे किसी की दिव्य इंद्रिय के लिए धुंध के नीचे के विवरणों को समझना असंभव हो जाता है। लेकिन इन दो प्रकार की संरचनाओं के नाम वास्तव में क्या हैं? मुहुआ को कुछ भी पता नहीं है। आखिरकार ये संरचनाएं स्वयं अधूरी, अर्थ सीखी हुई विरासतें हैं, जो सभी लूटने से प्राप्त हुई हैं, स्वाभाविक रूप से बिना किसी सिर या पूंछ के। मुझे संरचनाओं के नाम नहीं पता। मुहुआ ने अपना सिर हिलाया और अपना शोध जारी रखा। उसे घने जंगल से प्राप्त 18 विचित्र दिव्य संरचना पैटर्नों में से प्रत्येक की गणना और तुलना करनी होगी, और फिर उनके रहस्यों को उजागर करने के लिए सामान्य पैटर्न का अनुमान लगाना होगा। सुंदर और सरल शिष्य निवास में प्रकाश उज्ज्वल था। मुहुआ सीधा बैठा था, उसकी अभिव्यक्ति केंद्रित थी, उसकी आंखें रोशनी में चमक रही थीं। उसकी दिव्य भावना लगातार क्षीण होती जा रही थी, और उसकी गणनाएं कदम दर कदम आगे बढ़ रही थीं। उनकी कलम के नीचे स्ट्रोक दर स्ट्रोक संरचना पैटर्न एकत्रित किए जा रहे थे। दोपहर 1 बजे तक मुहुआ ने प्रकाश बुझा दिया, बिस्तर पर लेट गया और अपनी दिव्य भावना को चेतना के सागर में डुबो दिया तथा ताओवादी स्तंभ पर गणना जारी रखी। ताओवादी स्तंभ पर गणना कई गुना तेजी से आगे बढ़ी। जल्द ही मुहुआ को कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। यह अपेक्षाकृत सरल संरचित दिव्य यौगिक संरचना है। कुछ हद तक सहायक कंपास पुनर्रचना सरणी के समान एक कोर मदर संरचना का उपयोग करके कई व्यक्तिगत उपसंरचनाओं को नियंत्रित किया जाता है तथा उन्हें एक विलक्षण दिव्य धुंध में जोड़ा जाता है। अंतर यह है कि सहायक कंपास पुनः संरचना सारणी में व्यक्तिगत उपसंरचनाएं एक समान हैं, एक ही सांचे से दोहराई गई हैं। हालांकि उसके सामने मौजूद दिव्य यौगिक संरचना, इसकी सभी उपसंरचनाएं एक ही संरचना हैं, लेकिन संरचनात्मक भिन्नताओं के साथ। यह एक बड़े पेड़ की तरह है, जहां प्रत्येक पत्ते की अपनी शिरा पैटर्न होती है। इस संरचना की समग्र संरचना भी एक आध्यात्मिक धुरी संरचना से मिलती जुलती है। प्रत्येक द्वितीयक उपसंरचना में संरचना की पहचान करने के लिए एक संगत संरचना अनुक्रम होता है। घने जंगल में ऐसी कई अज्ञात दिव्य संरचनाएं हैं और प्रत्येक संरचना समान लेकिन अद्वितीय है। उनकी संरचना धुरी संरचना समान है, लेकिन अनुक्रम पैटर्न अलग अलग हैं। यौगिक निर्माण की संरचना सरल है, लेकिन इसमें अनेक विशिष्ट निर्माण पैटर्न शामिल हैं, जो इसे बहुत जटिल बनाते हैं। मुहुआ ने धीरे से सांस छोड़ी। उन्होंने इन दिव्य संरचनाओं की रूपरेखा मोटे तौर पर समझ ली थी, लेकिन इस स्तर पर वह अभी भी एकीकृत गठन धुरी संरचना का अनुमान नहीं लगा सके, न ही वह इन अनुक्रमिक गठन पैटर्न के बीच पैटर्न की खोज कर सके। बेशक गहन गठन सिद्धांत और भी अधिक मायावी हैं। हालांकि ये केवल पहला दिन है और उन्होंने केवल 1 दर्जन संरचना पैटर्न ही लिखे हैं। ये घना जंगल अभी भी विशाल है, जिसमें नकल करने और शोध करने के लिए कई और संरचना पैटर्न हैं, और उनका मानना है कि अंततः वे जंगल में इन धुंध जैसी दिव्य संरचनाओं को पूरी तरह से समझ लेंगे और उनमें महारत हासिल कर लेंगे। मुहुआ ने सिर हिलाया। फिर थोड़े विश्राम के बाद उन्होंने ताओवादी स्तंभ पर अपना अनुमान जारी रखा। वे इन दिव्य निर्माण प्रतिमानों से स्वयं को और अधिक परिचित करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि क्या उनसे कोई चूक हुई है या वे अन्य प्रेरणाएं प्राप्त कर सकते हैं। अल्पविराम। ताइक्सू गेट पर एल्डर का निवास। जून जियो ने गहराई से सोचा, फिर पहले पूर्वज को रिपोर्ट करने का फैसला किया। दिव्य ताओ व्यू। एल्डर मास्टर जून की अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उनका दिल बैठ गया। ये दिव्य ताओ व्यू कैसे हो सकता है? यद्यपि उस संप्रदाय की विरासत स्वर्गीय रहस्यों और संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। आधा सकारात्मक और आधा अजीब, स्वर्गीय रहस्यों की 2 गणनाएं, अमर आकाश संरचना प्रवाह, असंख्य संरचनाएं एक साथ। लेकिन दिव्य ताओ व्यू की किसी भी विरासत के बारे में कभी नहीं सुना गया था। यहां तक कि जुआंग उपनाम वाला वह बालक, जो असाधारण प्रतिभा और असाधारण संरचना कौशल वाला है, उसने भी अपने जीवन में कभी भी दिव्य ताओ व्यू का उपयोग नहीं किया है। दिव्य ताओ व्यू रचना यिन और यांग द्वैत संरचना की तरह बहुत समय पहले की एक प्राचीन व्यू रचना है। यिन और यांग द्वैत अपनी अस्पष्टता के कारण कठिन है, क्योंकि महान दाओ सरल होते हुए भी अर्थ में गूढ़ है। दिव्य ताओ व्यू अपनी जटिलता के कारण कठिन है, रहस्यमय और अप्रत्याशित है, तथा इसमें अज्ञात खतरे भी हैं।
दोनों प्रकार की संरचनाएं लगभग लुप्त हो चुकी हैं, लेकिन यिन और यांग द्वैत अभी भी गठन प्रणाली के भीतर बने हुए हैं। हालांकि दिव्य ताओ व्यू अलग है। आज तक साधारण साधकों और यहां तक कि कुछ उच्च स्तरीय प्रशिक्षण गुरुओं ने भी दिव्य ताओ व्यू शब्द के बारे में शायद ही सुना होगा। इस बच्चे मो हुआ ने इसके बारे में कहाँ सुना, और स्थिति को देखते हुए वह काफी परिचित लगता है। बड़े मास्टर जून ने भौहें चढ़ाईं, उनके विचार अस्थायी रूप से उग्र हो गए। क्या ये बात उसे किसी और ने सिखाई थी, या उसने खुद ही यह बात समझ ली, या क्या ये सचमुच उसके स्वामी द्वारा छोड़ी गई कोई विशेष विरासत है? आखिरकार उनका संप्रदाय एक अथाह विरासत वाला है जो अत्यंत प्राचीन और गहन है, और हर पीढ़ी के शिष्य अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली हैं। सिर्फ इसलिए कि जुआंग नाम का लड़का नहीं जानता, इसका मतलब यह नहीं है कि विरासत मौजूद नहीं है। अगर वहां होता तो शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह जानता था कि उसका अंत निकट है और मरने से पहले उसने मोहुआ के लिए यह विशेष विरासत छोड़ी थी। एल्डर मास्टर झुन को भावुकता का एहसास हुआ, ये जानते हुए कि उनकी मृत्यु का समय निकट आ रहा है। फिर भी उन्होंने बड़ी मेहनत से ऐसी विरासत छोड़ी जिससे पता चलता है कि वे मोहुआ को कितना महत्व देते थे। अपने अलग थलग और विद्रोही स्वभाव के कारण उन्होंने संभवतः अपने जीवनकाल में किसी के लिए इतनी लगन से काम नहीं किया था। एल्डर मास्टर झुन को एक क्षण के लिए कुछ उदासी महसूस हुई। ये पिछली घटनाएं जुन जियो को नहीं पता थीं। उन्होंने पूर्वज के बदलते चेहरे को देखा और दिव्य ताओ व्यू शब्द से अपरिचित नहीं थे, इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि ये दिव्य ताओ व्यू संभवतः पूर्वज का पक्षपात था जो निजी तौर पर मोहुआ को दिया गया था। लेकिन अब वह इसके बारे में सोचता है और यह उचित लगता है। पर्याप्त प्रतिभा के बिना यदि इसे आगे बढ़ाया भी जाए तो ये बेकार होगा। कम से कम यदि पूर्वज ने ये संरचना उसे दी होती तो वह निश्चित रूप से इसे सीखने में सक्षम नहीं होता। चूंकि वह इसे सीख नहीं सकता, इसलिए वह पूर्वज को पक्षपातपूर्ण होने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता।